बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खूबसूरत से प्यारे से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुज़रत मुग़ल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ जी वेलकम। आज अब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वीक का ब्लेस्ड डे होता है जी फ्राइडे, और आज एक और जो है वो ब्लेस्ड डे हमें नसीब हुआ है जिस पर हम अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ बड़ी मुख्तसर बात करूँगी, क्योंकि अगर इस टॉपिक को मैंने ज़्यादा कहीं जो है वो लंबा किया या मैंने इस टॉपिक पे कॉन्वर्जेशंस को अपनी ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर तो इतनी दूर तक बात निकल जाएगी कि मैं समझती हूँ कि हम 2 घंटे इस पर बात करते रह जाएंगे। लेकिन चूँकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो रहा होता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ रोनुमा हो रही होती हैं वो आप डिस्कस कर रहे होते हैं, या कभी कभी समाव ऐसा हो रहा था कि आप कहीं कुछ पढ़ रहे होते हैं वो आप डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर आप किसी से सुन रहे होते हैं कि किसी फ़लाँ के साथ कोई वाक़या हो गया, किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया, तो वो आप अपने शो में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ, कल मैं 2 चीज़ें जिनको मैं मर्ज करूँगी। कल मैं ट्रैवल करी थी अपना प्यारे शहर कराची में, जिसका हाल तो हमने बड़ा बुरा किया हुआ है, लेकिन ये कि फिर भी अपना शहर है तो इसलिए। और मैं देख रही थी कि ऑन अ वेरी फास्ट लेन और मेजर जो हमारे रोड्स हैं वो रोड्स जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी बड़ी जो है वो तेज़ी से चल रही होती है, वहाँ पे बच्चे, और उनकी क्या नॉर्मल एज होगी 10-11 साल के बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे। इवन दो 10-11 साल के बच्चों से अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें 15-16 साल के बच्चे जो हैं वो बाइकिंग कर रहे थे। तो मैंने देखा बहुत सारी गाड़ियों वाले, जिस गाड़ी में मैं ट्रैवल करी थी वो गाड़ी वाला भी और बहुत सारी गाड़ियों वाले उनको हॉर्न्स दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि बेटा दिस इज़ द फास्ट लेन, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्पीड में जाता है। तो ये मैं समझती हूँ उन गाड़ियों वालों का कसूर नहीं है, ये कसूर है माँ बाप का, ये कसूर है टीचर्स का, ये कसूर है मेंटर्स का, जो आपके घर में बड़े हैं उनका। आप बच्चों को इतनी फ्रीडम ना देना इस तरह से कि वो बाइक लेके निकल जाएं, साइकिल लेके निकल। देखें साइकिलिंग एक बहुत अच्छी हॉबी है और इसे ज़िंदगी में जो है वो शामिल रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि भाई आप अगर साइकिलिंग कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग साइकिलिंग या इफ़ यू आर डूइंग मतलब आप बाइक राइड, एक तो मैं समझती हूँ 18 से अबव बच्चे जब हो जाएं तभी आप उनको ये बाइक जो है वो दें, इससे पहले आप उनको जो है वो साइकिल पे ही रखें। अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन नॉट ऑन रोड्स। देयर आर सो मेनी पार्क्स, देयर आर सो मेनी ट्रैक्स अब तो बन गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, लोग करते भी हैं ट्रैकिंग। तो आप वहाँ जाइए, आप जो है वो वहाँ पे बच्चों को ट्रेन कीजिए साइकिलिंग के लिए एंड ऑल सारी चीज़ों के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे माशरे का जो ये माशरे में थोड़ा बहुत जो बिगाड़ ये पैदा हो रहा है इन चीज़ों का, इसके बच्चों को क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं, जब तक आप बच्चों को बताएंगे नहीं, जब तक आप बच्चों को सिखाएंगे नहीं, तो बच्चे कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। माँ बाप का काम है, ये मेंटर्स का काम है, ये टीचर्स का काम है। आजकल ये हो रहा है कि माँ बाप जो है वो बच्चों को छोटी छोटी बातों पे कंपैरिजन करने में या छोटी छोटी बातों पे उनको अपने हिसाब से ढालने में तो बहुत कोशिश हैं, लेकिन वो बच्चों की उस प्रॉपर तालीम और तरबियत पे कहीं तवज्जो ही नहीं दे रहे जिस पर देनी चाहिए, जो एक्चुअल बच्चों का हक है। यहाँ मैं समझती हूँ कि बड़ा एक मेजर रोल है माँ बाप का, आपकी फैमिली का। एक भाई जो आपके लिए सालों से मेहनत कर रहा है, अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके भाई परदेश में हैं और वहाँ मेहनत कर रहे हैं अपनी बहनों के लिए, अपने घर वालों के लिए कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, स्टेबल लाइफ गुजार सकें। आपका मुंह कैसे पड़ जाता है आप ऐसे भाई को तल्ख जुमले कह दें? एक बहन, अगर मुझे कोई बहनें अब देख रही हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, आप कैसे इस बात पे आमादा हो जाती हैं कि आप अपने भाई को ये कह दें कि भाई तुमने किया ही क्या आज तक? बहुत गलत बात है। एक बहन जो वर्किंग लेडी है, काम कर रही है, बाहर निकल रही है, अपने भाई के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, उस भाई का कैसे मुंह पड़ जाता है कि वो अपनी बहन को कह दे कि हमें तो नहीं पता भाई तुम ये जो पैसे लेकर आ रही हो इसके पीछे क्या है क्या नहीं है। कैसे, हाउ? कभी अपने ऊपर इस चीज़ को रख कर तारी कर सोचिएगा कि कितना बुरा लगता है। एक माँ बाप जो बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं उन माँ बाप की बात करूँ जो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको एक काबिल इंसान बनाते हैं। उन माँ बापों को औलादें जब आगे से पलट के जवाब देती हैं या कुछ भी ऐसी तल्ख बात कह देती हैं जो कि उनको नहीं कहनी चाहिए, तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है औलादों के लिए। यार ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने आपके लिए सारी ज़िंदगी मेहनत की है,
یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھا لکھا کے بڑا کیا، ایک اچھا انسان بنایا ہے. آپ کا منہ کیسے پڑ جاتا ہے کہ آپ ان کو کوئی تلخ جملہ کہہ دیں. لیکن سکے کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی. وہ ماں باپ جن کی اولاد کام کر رہی ہے، ورکنگ، چاہے وہ لیڈی ہو چاہے وہ مین ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کام کر رہی ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اپنی چیزوں کو مار کے، اپنی خواہشات کو مار کے، اپنی بہت ساری چیزوں سے ہٹ کے اپنے آپ پہ توجہ نہ دینا، اپنی زندگی پہ توجہ نہ دینا، اپنی خواہشات پہ توجہ نہ دینا، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، میرے ماں باپ ہمیشہ اسٹیبل رہیں، یا میرے ماں باپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. آپ ایسی اولاد کو تلخ جملے کہہ دیں، آپ ایسی اولاد کو کہہ دیں کہ تم جیسی اولاد کو تو زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یقین جانیں کہ اگر اس چیز کو آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچیں گے نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں بہت تکلیف ہوگی. میں چونکہ ان ساری چیزوں کو دیکھ چکی ہوں، لوگوں کے ساتھ یہ ہوتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، اس لیے میں اس چیز کو فیل کر سکتی ہوں. اس لیے میں اس چیز پہ بات کرتے ہوئے میں تھوڑا سا لڑکھڑا رہی ہوں. وہ وجہ یہی ہے کہ میں بہت ساری فیملیز میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ چکی ہوں. اس بھائی کی شکل دیکھ چکی ہوں جو اپنی بہن کے لیے کماتا ہے اور اس کی بہن اس کو کوئی تلخ جملہ کہہ دیتی ہے، یہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی تم نے آج تک ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. اس بہن کے احساس کو میں محسوس کر سکتی ہوں، جو بہن اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے، ایک سٹیبل زندگی دینے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے، اور اس کا بھائی کل کو اس کو کھڑے ہو کے اپنے ہی گھر سے نکال دیتا ہے. میں اس احساس کو محسوس کر سکتی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے. میں ان ماں باپوں کا درد محسوس کر سکتی ہوں جن کے بچے ان سے تلخ کلامی کرتے ہیں، جن کے بچے ان کو تلخ الفاظ کہتے ہیں. اور میں اس اولاد کا درد بھی محسوس کر سکتی ہوں بیکاز میں نے یہ چیز بھی جو ہے وہ بہت ساری فیملیز میں دیکھی ہے جن کے ماں باپ ان کو بہت بری طرح سے، میں سمجھتی ہوں اللہ پاک نے آپ کو ایک اولاد دی ہے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں دی ہو چاہے وہ بیٹی کی شکل میں دی ہو. اگر بیٹا دیا ہے تو وہ باعث نعمت ہے، اگر بیٹی دی ہے تو وہ باعث رحمت ہے. اولاد کو کوسنا یا اولاد کے ایفرٹس کی قدر نہ کرنا. دیکھیں ایک اولاد ہو، اگر ہم اسپیسیفکلی لڑکیوں کی بات کریں نا، تو جب ایک لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے، بیکاز آئی ایم آلریڈی ورکنگ، بہت ساری میری بہنیں، بہت ساری ایسی لڑکیاں دیکھ رہی ہوں گی جو کہ ورکنگ وومنز ہیں، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں نا تو ان کو، اچھا لوگوں کے لیے بڑی آسان ہے، بہت آسان زندگی ہے ہماری. آئے بیٹھے، ان لوگوں نے تو جو ہے، جیسے لیٹ سپوز میں اپنی مثال دوں، شو کیا، اب ڈریسز پہنے، وارڈروب پہنا ڈیزائنرز کا، شو کیا، جی گھر چلے گئے. بھائی ہمارا اسٹرگل، ہماری وہ چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں برداشت کر رہے ہیں، جو ہم صبر کر رہے ہیں، بیسکلی میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ صبر کی بات کیا کریں، وہ آپ لوگ کبھی فیل ہی نہیں کر سکتے. اس فیز سے، اس دور سے آپ لوگ کبھی گزر ہی نہیں سکتے. بہت ساری ایسی میری بہنیں ہیں جو باہر نکلتی ہیں، سب سے پہلے ان کو گھر سے باہر نکلتے ہی اپنے ڈور اسٹیپ پہ سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کا. پھر وہ تھوڑا اور آگے بڑھتی ہیں، اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہی ہیں تو انہیں 10 طرح کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر وہ اپنے ورک پلیس جاتی ہیں، وہاں ان کو 10 طرح کی چیزیں جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ان کو مینیج کرنی ہے. پھر ان کو اپنا گھر بھی دیکھنا ہے. پھر اگر وہ میرڈ ہیں تو ان کو اپنے شوہر کو بھی دیکھنا ہے، ان کو اپنے سسرال کو بھی دیکھنا ہے. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں شاید کوئی اگر 1-2 خامیاں رہ جائیں یا کمیاں رہ جائیں، یا میں سمجھتی ہوں کوئی غلطیاں ہو جائیں، تو ان کو میں سمجھتی ہوں نادانستہ طور پہ سوچ کے کہ یار شاید بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی چیز اگر رہ جائے تو معاف کر دیا کریں. لیکن پھر بھی انسان کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہونا چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لینی چاہیے. تو اگر آپ میں سے اس وقت بہت سارے ماں باپ، اولادیں، بھائی بہن مجھے دیکھ رہے ہیں، یا ایون دو دوست بھی مجھے دیکھ رہے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو شاید کبھی کچھ ایسا کہہ گئے ہیں جس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، یا ان کو بہت برا لگا، یا وہ سمجھیں ویسے ہیں نہیں اور ان کو ویسا بنایا جا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے معاملات بہتر کر لیں. معافی ہر چیز کا حل نہیں ہوتی کہ آپ نے معافی مانگ لی. سامنے والا، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑا اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ یار ہماری فیملی ہم سے معافی نہ مانگے، سوری نہ بولے، لیکن وہ چیزیں بس نارملائز ہو رہے ہیں. تو بس وہ اس طرح سے زندگی کو نارملائز کر لیں. اتنی سی چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب کس گھڑی کس پہر زندگی کی شام ہو جائے.
तो कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों को हमेशा अपने साथ जोड़े रखें. कुछ बर्दाश्त करना पड़े, कुछ सब्र करना पड़े, कर लें यार. थोड़ी बहुत ज़िंदगी जो बची है उसको खुश और खुर्रम गुजारें. ब्रेक पे चलते हैं. ब्रेक से वापस आने के बाद जब हम आपको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करेंगे हमारे साथ कुछ और बहुत अच्छे से गेस्ट. और आज एक अच्छे से इवेंट जो कि हैपनिंग होने जा रहा है 22 दिसंबर को, उस पर भी बात करेंगे हम. क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उन लोगों को सर फहरिस्त रखा जाए जो पाकिस्तान के लिए काम करें. और साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना चाहिए, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनके हकूक़ दे सकते हैं और उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बेहतर की जा सकती हैं. ब्रेक पे चलते हैं. ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे. कहीं मत जाएगा. विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. वंस अगेन वेलकम बैक. एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में. और अभी इंट्रो में हमने काफ़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर ली. और मैं आपको बताऊं हमारे सेट पे जो है हमारा असिस्टेंट कैमरामैन है हसन, उसने मुझे जैसे ही हम वापस ब्रेक पर गए तो उसने मुझे फ़ौरन बोला आज आपने इतना ख़तरनाक इंट्रो दिया है. तो खैर वो तो मैं अभी जब शो ख़त्म होगा उसके बाद उसको बिठा के पूछूंगी कि भाई ख़तरनाक कौन सी वाली बात थी. लेकिन ये कि मैं हमेशा से अपनी टीम मेंबर्स का, अपने लोगों का लाइव में इसलिए जिक्र करती रहती हूँ क्योंकि वी आर नथिंग, इनके बगैर कुछ भी नहीं है. हम जो हमारे कैमरामैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये लोग बेहतर गाइड करते हैं, ये लोग बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं. तो इसी वजह से हम एक प्रॉपर शो आप तमाम लोगों के सामने एग्जीक्यूट करते हैं और इसी वजह से आप तमाम लोग हमें अप्रिशिएट भी करते हैं. इतना सारा प्यार जो आप लोग बरसाते हैं. आज भी शो का हिस्सा बन सकते हैं आप लोग लाइव कॉल्स के जरिए. कोई भी सवालात हैं आपके हमारे गेस्ट से तो आप कर सकते हैं. उससे पहले मैं ज़रा जिक्र करती चलूँ, आज फिर आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे एक बड़ा ब्राइट सा कलर नज़र आ रहा होगा आपको मेरे ड्रेस का. तो वो ये ड्रेस जो है वो हमारी डिज़ाइनर जो कि अब हमारे शो में भी आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने अच्छी से आपको टिप्स दी थी, बताया था कि शादियों का सीज़न चल रहा है, किस तरह से आप अपने वार्डरोब को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. ये है शाइना अनवर का ड्रेस जिनके ब्रांड का नाम है फैशनेजिया. तो अगर आप भी चाहते हैं मज़ेदार से ये ड्रेसेस आपके वार्डरोब में ऐड हों तो आप भी शाइना अनवर से ऑर्डर कर सकते हैं. अभी तो शादियों का सीज़न भी है तो आप कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं. नई सुबह के स्टूडियोज़ में इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है 3 पर्सनालिटीज़ ने. तीनों पर्सनालिटीज़ अपनी मिसाल आप हैं, अपने अपने शोबे में, अपने अपनी फैकल्टी में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. जैसे मैंने आप लोगों से इंट्रो में बात की थी कि हम आज 2 चीज़ों को साथ लेकर चलने वाले हैं. एक तो हमेशा से आपको पता है कि नई सुबह की कोशिश होती है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होने जा रही हो, अच्छा कोई इवेंट होने जा रहा हो, स्पेशली कोई ऐसा इवेंट होने जा रहा हो जिसमें पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का नाम शामिल हो, तो हम ज़रूर उन लोगों को यानी कि उन ऑर्गेनाइज़र्स को, उन मैनेजर्स को हिस्सा बनाएं नई सुबह का जो ये इवेंट्स करवाते हैं या जो ये इस किस्म के इनिशिएटिव्स लेते हैं. और मैं समझती हूँ दूसरी साइड देखा जाए तो मैंने आप लोगों से जिस तरह से बात की थी और हमने इस पर एक प्रॉपर प्रोग्राम भी किया था, हमने इस पर आप लोगों से बड़ी डिस्कशन भी की थी कि आप तमाम लोगों को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बड़ा ख्याल रखना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने उन लोगों का जो उनके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात के अंत तक मेहनत करते हैं. उनके लिए क्या क्या मज़ीद और बेटरमेंट हो सकती है, उनको किस तरह से हम और मज़ीद जो है वो बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं. इसके लिए आज मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाऊंगी. ऑन माई राइट हैंड साइड हमें नई सुबह के स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी यूनिट के कमिश्नर साहब अमियान दादरा हुजो साहब ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वेलकम टू नई सुबह सर. थैंक यू सो मच. कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर. बहुत सारे सवालात हैं हमारे ऑडियंस के भी, हमारे भी. गुजरते शो के साथ हम यकीनन आपसे सवालात जरूर करेंगे. ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एक बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, बल्कि मैं कहूँ 2 प्यारी पर्सनैलिटीज एक साथ इंट्रोडक्शन करवाती हूँ. मैं अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में दोस्तें भी हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने मैं नाम इसलिए भी डिस्क्लोज नहीं करी, पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ, कि जब मैंने उनसे बात की रिगार्डिंग दिस इवेंट और हमने एक प्लान किया कि भाई हम नई सुबह के स्टूडियो में इस इवेंट को डिस्कस करते, तो उन्होंने सडनली कहा मेरे साथ मेरी दोस्त भी आएगी. मतलब ये वाली जो फ्रेंडशिप है ना, अल्लाह पाक इनकी दोस्ती को हमेशा ऐसे कायम और दायम रखे.
اور آپ تمام لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کی دوستیاں اس طرح سے قائم و دائم رہیں. تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی پرسنالٹی نے جو کہ اسمال بزنس اونرز کو پروموٹ کرتی ہیں, فیمیل جو ہے انٹرپرینورس کے لیے کام کرتی ہیں, بے تحاشا ایونٹس آج سے پہلے بھی کروا چکی ہیں, ینگ ٹیلنٹ کو بڑا پروموٹ کرتی ہیں. اور ابھی جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بچے ہیں ہمارے ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتے ان کے ٹیلنٹ کو, ان کی اسکلس کو شو کاس کرنے کے لیے. تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک بڑی اچھی پرسنالٹی, لوگوں کو سپورٹ کرنے والی پرسنالٹی, لوگوں کے لیے کام کرنے والی پرسنالٹی, عظمت داؤد. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں عظمت؟ الحمدللہ. ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو سو مچ. اور عظمت کے ساتھ آج میں نے بتایا نا فرائیڈے ہے, بلیس ڈے ہے, تو ایک بڑے خوبصورت سے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی وائٹ کلر پہن کے ہمارے شو میں آتے ہیں, اور وہ اچھی بہت اچھی پرسنالٹی ہے. میری ان سے شاید فرسٹ انٹریکشن ہے, لیکن یہ انٹریکشن انشاءاللہ آگے بہت لمبی چلنے والی ہے. تو وہ جو ہے وہ فوڈ جج بھی ہیں, کوکنگ کمپٹیشنز بھی کرواتی ہیں, ساتھ ساتھ بذات خود اگر ان کا پروفیشن دیکھا جائے تو وہ پیسٹری شیف بھی ہیں, اور یہی سارا کام جو عظمت ہے ان کے ساتھ مل کے وہ یہ بھی کام کری ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سیرش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو مائی شو. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ بہت پیاری, بہت گریسفل لگ رہی ہیں آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. یہ جو کمبینیشن ہے نا بہت اچھا. اچھا جی, تو میں آپ کو بتاؤں ایونٹ کی ڈیٹیلز. ایونٹ ہونے جا رہا ہے جی 22 دسمبر کو, اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں عظمت سے پوچھتے ہیں, عظمت بتائیں گی ہمیں. اور یہ بڑا زبردست سا ایونٹ ہے, اور ایونٹ کا نام ہے یہ رنگ ہیں پاکستان کے. تو جب پاکستان کا نام آ جاتا ہے تو ہم تو پھر ویسے ہی جو ہے بڑا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, بڑا آپ میں پیٹریوٹزم آ جاتا ہے. تو آپ تمام لوگ بھی ضرور کوشش کریے گا جو لوگ کراچی بیسڈ ہیں فی الحال ابھی, کیونکہ میرا شو اس وقت پورے پاکستان میں الحمدللہ دیکھا جاتا ہے, تو کراچی بیسڈ والوں کے لیے ہے. باقی لوگ تو چلو ٹریول کر لو, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, اگر کر پائے تو آ جانا. تو آپ لوگ بھی ضرور حصہ بنیے گا. بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ, بہت سارے لوگ, بہت ساری اسکلز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی, بہت سارے ینگ ٹیلنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس شو میں, یعنی کہ اس پروگرام میں. تو یہ ہونے جا رہا ہے جی 22 دسمبر کو. اچھا, سب سے پہلے چلتے ہیں میاں صاحب کی طرف. مجھے بتائیے گا سر, یہ جو ادارہ ہے بیسکلی سن امپلائر سیکورٹی یونٹ, اس کا وجود کب ہوا اور یہ کیا کیا کام کر رہا ہے, کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے؟ جی, یہ جو موجودہ سندھ امپلائی سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہے یہ 1970 میں اسٹیبلش ہوا. صحیح. اچھا, میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ جی سوشل سیکورٹی اسکیمز کیوں آئیں. یہ بیسیکلی جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا, ٹھیک ہے, اس وقت ضرورت محسوس کی گئی جتنے انڈسٹریل ورکرز ہیں, جو مزدور ہیں, ان کے رائٹس کو ریکگنائز کیا جائے, بالکل, ان کی ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر کیا جائے, ٹھیک ہے, اور ان کے فیملیز کو کسی نہ کسی طرح تحفظ دیا جائے. صحیح. اب گریٹ اکنامک ڈپریشن جب آیا 30s میں, جیسے ریسنٹلی کووڈ بھی آیا تھا, جس میں سب سے برے طریقے سے جو ہٹ ہوا تھا وہ انڈسٹریل ورکر تھا, جو مزدور تھا. صحیح. جب لاک ڈاؤن شروع ہو گئے تو ان کو کام پہ نہیں جا رہے تھے, ڈیلی ویجرز کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. اوکے. تو اس صورت میں ان کو ضرورت محسوس کی گئی کہ جی کوئی ایسی اسکیمز آئیں, ایسے پروگرام لانچ کیے جائے کہ ان کیس آف ڈسیبلٹی, ان کیس آف سڈن انجریز, ایکسیڈنٹس, النیس ہے, کوئی ڈیتھ ہے, ان کو کوئی سوشل پروٹیکشن اسکیمز لی. صحیح. تو پاکستان میں 1967 سے شروع ہوا اور 70 میں یہ سندھ گورنمنٹ نے لانچ کیا. ٹھیک ہے. پرپز یہ ہے کہ جو بھی انڈسٹریل ورکرز ہیں ان کو رجسٹر کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کو پوری, ان کے پیرنٹس کو, ان کے بچوں کو, ان کی فیملی کو آپ میڈیکل ہیلتھ کور 100% فری دیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ فائنینشیل بینیفٹس ہے. صحیح. فائنینشیل بینیفٹس ان کے لیے, ان کیس کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پریگننٹ ہے, کہاں پہ نہیں جا سکتی, تو جتنا وقت وہ نہیں جائیں گی اتنا وقت ہم ان کو منیمم ویج سیلری دیں گے, وچ از 37,000 دیز ڈیز. اور اگر ان کیس آف عدت وہ بھی نہیں جا سکتی, ان کے جو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہ جتنے 4 منتھس ہیں اس پہ بھی ہم منیمم ویج دیں گے. اگر کہیں بھی ورکر کو انجری ہو جاتی ہے تو ہم ان کو ڈسیبلٹی پینشنز بھی دیتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ٹل 60 ایئرس ان کی جو وائف ہے ان کو پینشن ملتا ہے. ان کے ڈاٹرز اگر انمیرڈ ہے, ان کی کوئی ایج نہیں ہے, ان کو پینشن, اور بچوں کو 21 سال تک دیا جاتا ہے, بیٹوں کو. صحیح. تو دیز آر بیسیکلی دی, جن کو بچانا ہے آفٹر شاکس, جو اکنامی کے آفٹر شاکس اسے ہٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو پارٹی لائن ہے اس سے ان کو ہم نیچے نہیں جانے دیں, ان کو ہم سروائیو کراتے ہیں تاکہ عزت بھری زندگی گزاریں. کیا بات ہے, زبردست ہے سر. جو انڈسٹریز, کچھ ہم ظاہر ہے کسی بھی کمپنی انڈسٹری کا نام تو نہیں لیں گے, لیکن یہ کہ کچھ انڈسٹریز, کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو اپنے امپلائیز کو رجسٹرڈ نہیں کرتی ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے پھر؟ یہ بدقسمتی ہے, اور یہ ان ورکرز کے ساتھ جاتی ہے جو ان کی پروڈکشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. صحیح. جو ان کی خوشحالی, ان کی سیونگز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس 2 طرح کے اسکیمز ہیں. ایک تو وہ ہے جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے لاز ہیں, ان کی کمپلائنس کرتے ہیں. اچھا, ان میں جن اپنا کمپلائنس آڈٹ ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس اتنے ورکرز ہیں, آپ نے کتنے لوگوں کو رجسٹر کیا ہے, صحیح, تو وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہاں 100%. لیکن ایسے کم یونٹس ہے,
ओके ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ कम है। लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ILO कंप्लायंट नहीं है वो डंडी मारते। वही अगर उनके पास 100 वर्कर्स वहाँ पे है तो वो कोशिश करते हैं कि 10 को हम रजिस्टर कराएं, 90 को ना कराएं। अब 90 को ना कराना तो आप एक मॉरल और इवन लीगल एक ये आप उसकी वायलेशन भी कर रहे हैं। उनकी अखलाक की जिम्मेदारी है कि उनको रजिस्टर कराएं। ठीक है, पर्पज़ ये है कि ये क्यों नहीं कराते, इसीलिए नहीं कराते कि जो कंट्रीब्यूशन है मिनिमम वेज का 6% कंट्रीब्यूशन मंथली देना है वर्कर का, और वो वर्कर ने पे नहीं करना होता है, वो एम्प्लॉयर ने देना होता है। एम्प्लॉयर इसीलिए उनको रजिस्टर नहीं कराता। लेकिन मैंने काफ़ी अभी तहसील वाइज कैंपेन्स लॉन्च की, हर तालके में गए और मीडिया के थ्रू भी लोगों को अप्रोच करना चाह रहा हूँ कि उनको राइट्स का पता चले। हाँ बिल्कुल, ताकि वो अपने एम्प्लॉयर को फोर्स करें। एम्प्लॉयर को फोर्स करेंगे तो जाहिर है उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सबसे इस वक्त जो है, इवन आपने कहा कि जी इनको कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ मिनिमम वेज भी नहीं देते। ऐसा ही है बिल्कुल। अब सिक्योरिटी, मुझे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आती हैं वो आती हैं सिक्योरिटी फार्म से, जो गार्ड्स हैं वो उनके वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं, गन उठा के सारा दिन बेचारे धूप में खड़े होते हैं। लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि वेज कितनी है तो कहेंगे 20 से 25,000, हालांकि मिनिमम वेज इज़ 37,000, और वो आपके साथ सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं है। ठीक है, उनको वो फिर समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिल पाता। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कैफ़ेज़ पे लोग काम करते हैं वो भी इसी का शिकार है। इवन जो मीडिया में है, जो मीडिया में आपके इवन कैमरा मैन हैं, जो अदर स्टाफ है, वो उस मिनिमम वेज के दायरे में आते हैं, उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, और इनकी रजिस्ट्रेशन भी हमारे साथ सेसी में नहीं है। ठीक है, तो मैं तो इवन मीडिया वालों को मैंने अभी इंगेज भी किया था प्रेस क्लब में, सारे मीडिया पर्सन से, उनको अवेयर किया उनके राइट्स क्या हैं और किस तरह वो रजिस्टर हो सकते हैं। सही। ठीक है, ये देखिए मिनिमम वेज, कोई घर में अगर एक भी फैमिली मेंबर बीमार हो जाए तो 37,000 इज नथिंग। एग्जैक्टली, सो ट्रू। तो उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और खुदा ना खास्ता कोई कैंसर पेशेंट है तो उनको तो घर बार सब कुछ भेजना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन हमारे पास ऐसे कई कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सपेंडिचर आया है। इवन जो हमारे हॉस्पिटल्स में जहाँ नहीं इलाज मुमकिन हम बाहर से कराते हैं, लेकिन वी इंश्योर कि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनको एनफोर्स करने के लिए हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है। लेबर डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि जी इनको मिनिमम वेज दिया जाए, लेकिन कई लोग हैं जो अभी वायलेशन कर रहे हैं। वी नीड टू एनफोर्स मोर। एग्जैक्टली। ठीक है, हमारा मिनिमम वेज बोर्ड है जो मिनिमम वेज रेट अनाउंस करता है। तो ग्रेजुअली जब तक लोग खुद उनकी अवेयरनेस नहीं होगी, मैंने अभी जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनसे इंटरेक्ट किया, सही। यू विल बी सरप्राइज, उनको भी पता नहीं था व्हाट वी आर गिविंग इन रिटर्न। वो ऐसे समझ रहे थे कि सेसी को हम टैक्स पे करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का टैक्स देते हैं मुंह बना के। बिल्कुल। ठीक है, अब जब उनको पता चला है कि रिटर्न में हम उनके वर्कर्स को कितना लुक आफ्टर करते हैं, तो दे आर नाउ हैप्पी, नाउ दे आर विलिंग, इवन दे आर ऑफरिंग मी कि जी आपके जो इतने हॉस्पिटल्स हैं, कहीं पे आपको कुछ बनाना है, वार्ड्स बनाने, हम बाकी जगह पे फिलैंथ्रोपी करते हैं, व्हाई नॉट विद यू, ताकि हमारे वर्कर्स को फायदा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ी बात है सर, जैसे आप लोग माशाल्लाह से इदारा काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के लिए सोचता है। मैं हमेशा से बात करती हूँ कि यार आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, सारा बिजनेस ही आपको वो जनरेट करके देते हैं ना, वही काम कर रहे होते हैं। तो अब बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है सर ने। अजमत, हम चाहेंगे थोड़ा सा कि क्योंकि जैसे सर एम्प्लॉयज़ के लिए काम करें, ऐसे आप फीमेल्स के लिए या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रही हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट करती होंगी कि भाई लोगों को उनका हक भी मिलना चाहिए, और लोगों को जो है वो उनकी स्किल है उसके हिसाब से उनको पे भी करना चाहिए। चलो पे नहीं करे तो एक रिस्पेक्टफुल कोई इनको काम मिलना चाहिए। बिल्कुल, और ज़रूरी है हमारी फीमेल्स को एक प्लेटफॉर्म देना कि जहाँ पे वो अपने जो काम कर सकें, और जाहिर सी बात है अर्निंग कर सकें। क्योंकि जब तक वो अर्न नहीं करेंगे तो फिर वो अपना घर कैसे चलाएंगे। ऐसा ही है। ये स्मॉल बिजनेस जो हमारी सारी फीमेल्स कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स, हम सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, हमने होम शेफ्स और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमें मिली हैं कोविड में। बिल्कुल ऐसा ही है ना। कोविड में लोगों ने जब, क्योंकि मर्द हजरात जो थे सबके काम जो है बिल्कुल बंद हो गए थे, तो सब ऑनलाइन पे आ गए, तो फीमेल्स ने बड़ा सपोर्ट किया। आपके पास भी कोविड में काफ़ी लोग आए होंगे। मेरा जो ये काम है वो स्टार्ट 2021 से हुआ था। इससे पहले मैं अपना बिज़नेस कर रही थी जो कि 2020 में जो है वो टोटली ख़त्म, लॉस में चला गया। तो देन फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं लॉस में गई तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस मरहले से गुज़र रही होंगी, तो क्यों ना उनको सपोर्ट किया जाए।
تو پھر ہم لوگوں نے یہ چیز سوچی کہ ہم ان کو پلیٹ فارم دیں گے, ہم ان کا سہارا بنیں گے, کیونکہ کافی ایسی نیڈی خواتین بھی موجود ہوتی ہیں ہمارے پاس جو کہتی ہیں کہ ہم پے نہیں کر سکتے بٹ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک مورل سپورٹ ہوتا ہے, ایک فائنینشلی سپورٹ ہوتا ہے. تو ہم جیسے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ویسے کرتے ہیں, بٹ ہم ان کا کہیں پہ بھی نام شو نہیں کر رہے ہوتے, کہ کیونکہ سب کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے. تو بس ہمیشہ ہر کسی کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ الفاظوں کا بھی سپورٹ ہوتا ہے. ہاں ہمت دینی چاہیے کہ آپ کر سکتے ہو, ایگزیکٹلی ایسا. کیونکہ جس اس سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا, بٹ ہمیں کسی کو سپورٹ کرنا ہے آگے. میں سمجھتی ہوں جتنی بھی لیڈیز میں نے دیکھی ہیں نا جو اس کام کی طرف آئی ہیں, لوگوں کے لیے خدمت خیر کی طرف, کہیں نہ کہیں وہ خود کسی مقام پر ڈیمولش ہوئی اور ان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا, اور پھر وہ فوراً انہوں نے کہا کہ یار نہیں ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا, اب ہمیں ایسا کرنا چاہیے. چھوٹا سا بریک ہے ہمارے پاس, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, آپ تمام کو دوبارہ سے جوائن کریں گے, کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بڑی پیاری پیاری سی باتیں کر رہے تھے. سیرش سے بات کرنا رہ گیا تھا اور ہم بریک پہ چلے گئے تھے. سیرش بتائیے کیا چل رہا ہے زندگی میں آج کل؟ ابھی تو ہمارے تیاری چل رہی ہے نئے کمپٹیشن کی. ہمارا کمپٹیشن آ رہا ہے کوکنگ کا, جو کہ 16 فروری کو ہے. اور اس میں لیکن تیاری ابھی سے کیونکہ ابھی سے کیونکہ اچھا کرنا ہے, تو اس لیے تیاری جو ہے وہ پہلے سے ہم شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے ہم نے 4 کیٹیگری رکھی ہیں, بیکنگ, ہائی ٹی, سگنیچر پلیٹ اور ونٹر کوزنگ. اس میں 4 کیٹیگری ہیں. اس میں جتنے بھی تمام پارٹیسپینٹ ہیں ان سب کے لیے شیلڈ ہے, سرٹیفکیٹ ہے, اور ونر کے لیے ہے کیش پرائز. کیا بات ہے, زبردست. اس وقت بہت ضروری والا پرائز رکھا ہے آپ نے, جو ضروری ہے, بہت ضروری ہے اس وقت. بالکل ایسا ہے, اور یہ اچھی بات ہے. دیکھیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ اگر ایکٹیویٹیز کرواتے رہیں گے نا, تو یقیناً لوگوں کے ٹیلنٹ بھی باہر نکل کر آئیں گے اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم بھی مل جائے گا. اور جیسے ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ آپ کی ایک اچھی نیٹ ورکنگ بھی ہو جائے گی. بالکل سر, ہم آف ایئر بات کر رہے تھے, آپ بھی باتوں کا حصہ تھے. آپ نے بات کی کہ آج کل اسمال بزنس جو ہیں وہ کافی گرو کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جتنی بھی انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں اسپیشلی خواتین جو گھروں میں بیٹھ کے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ان کا نمبر کافی بڑھ گیا ہے. صحیح. جسے ہم کہتے ہیں ہوم بیسڈ ورکرز, ان کی وہ کسی نہ کسی صنعتی ادارے کا حصہ ہے. دیکھیں, اگر سلائی کڑھائی کر رہے ہیں, کسی برانڈ کے لیے کر رہے ہیں, ان کو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, دے آر ارننگ لائک اینی تھنگ. لیکن انفارچونیٹلی ان کو اتنا وہ کمپنسیشن نہیں ملتا ان کا ہارڈ ورک کا جو وہ کر رہی ہوتی ہیں گھر میں بیٹھ کے. اس درمیان میں کانٹریکٹر آ جاتے ہیں, کچھ سب کانٹریکٹر آ جاتے ہیں, دے ورک لائک اے مافیا. وہ ان کے ٹیلنٹ اور اسکل کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ اتنا اچھا کام کرتی ہیں سلائی کڑھائی کا, ایک سے اس نے کر دیا, وہ 30,000 40,000 میں بک جاتا ہے. لیکن ان ریٹرن ان کو پر یونٹ, یعنی ایک پر اگر سوٹ ان کو کتنے ملتے ہیں, 400 500, وچ از نتھنگ. ان کو ایٹ لیسٹ وی آر انفورسنگ, اب ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کے تھرو ان کو رجسٹر کر رہے ہیں. صحیح. ایسی خواتین جو گھروں میں بیٹھ کے کسی صنعتی ادارے کا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو ہم رجسٹر کر کے ایک فنڈ کریٹ کیا ہے لوکل لیبر ڈپارٹمنٹ نے, جس میں ایک تو وہ جو آجر ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اور ملٹیپل سورسز ہیں اس فنڈ کے. پھر ان فنڈ کے ساتھ یہ سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز میں ان کو رجسٹر کراتے ہیں تاکہ ان کو سماجی تحفظ حاصل ہو. تو ابھی تک ہم نے کوئی 2500 ورکرز کو, ایسے ہوم بیس ورکرز کو رجسٹر کیا ہے. پرپز یہ ہے کہ ان لوگوں کو رجسٹر کریں جو کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نے رجسٹر نہیں کرنا جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں. دین اسکائی از اے لمٹ, ہم نہیں کر سکیں گے ود لمیٹیڈ سورسز. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کریں جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی کا ایسا جو کچھ نہ کچھ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے ابھی بھی ان سے یہی بات کی, آپ کے پاس جتنے بھی ہیں ان کو آپ رجسٹر کروائیں تاکہ ان کی یہ خود اور ان کی فیملیز ہمارے سوشل سیکورٹی اسکیمز کا فائدہ لیں. بالکل. اور یہ اب کافی مطلب میں سمجھتی ہوں آسانی ہے اب زندگیوں کے لیے, جو آپ لوگ جو جس طرح سے اسکیمز ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ نے بتایا, کافی بریفلی ڈیفائن کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے, دیکھیں
باہر کی دنیا میں تو صرف آپ سے, اگر آپ USA میں بھی چلے جائیں, آپ سے سوشل سیکورٹی نمبر مانگتے ہیں, ایسا ہی ہے, دیٹ از یور یونیورسل نمبر, اس کے بعد کسی چیز کی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی, یہاں پہ انفارچونیٹلی سوشل سیکورٹی رجیم اتنی براڈر نہیں ہے. براڈر نہیں ہے. تو یہ جنرل ایوب کے دور میں جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو دے فیلڈ دا نیڈ کہ جو ہمارا انڈسٹریل ورکر ہے, کیونکہ باہر پوری دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, ہم پاکستان میں بھی کریں, تو انہی دور میں جب انڈسٹریل ریولوشن تھا 60s میں, اس کا کانسیپٹ بھی تبھی ڈیولپ ہوا, تبھی ڈیولپ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کمپریہنسو پوری قوم کے لیے نہیں ہے. جنرلی گورنمنٹ دیکھیں ہماری ویلفیئر اسٹیٹ ہے, یہ لوگوں کو فری ایجوکیشن دیتی ہے میٹرک تک, فری ٹریٹمنٹ ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, بالکل, لیکن جو انڈسٹریل ورکرز ہیں ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹس نہیں ہیں. وہ ہم نے سیپریٹ کر کے ان کو دیا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ ان کے لیے ہاسپٹل. اب ہمارے پاس 6 بڑے ہاسپٹلس ہیں اور 42 ڈسپینسریز ہیں, ٹھیک ہے, اور 7 سرکلز ہیں پورے سندھ میں اکراس. ابھی وی آر ڈیولپنگ مور, ٹھیک ہے. بہت بڑے ہاسپٹل ہیں, 350 بیڈڈ ہاسپٹل ہے ولی کا, کلثوم ولی کا ہاسپٹل, ڈانڈی میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے, ایون ہمارا کڈنی سینٹر ہے, اور وہ وہاں پہ اسی لیول کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جیسے SIUT میں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, بٹ دیٹ از فار انڈسٹریل ورکرز. تو وی آر ڈوئنگ مور فار دیم, لیکن لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. پرپز یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں, اس اسکیم سے فائدہ لیں, فائدہ بھی لیں, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے اپنے حق کے لیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے بھی اویئرنیس دی تھی, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اویئرنیس دیتے ہیں, بٹ یہ بحیثیت قوم, بحیثیت فرد, ہمارا خود کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, اپنے لیے بات کریں. بالکل ایسا ہی ہے. عظمت, یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے, یہ رنگ ہے پاکستان کے, بیسکلی اس ایونٹ کو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس ایونٹ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, جو ہمارے بچے ہیں, ان میں کافی ٹیلنٹ ہے. صحیح, کیونکہ پاکستان میں کافی ٹیلنٹ پایا جاتا ہے, ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا. تو ہم نے اپنے ایونٹ میں کچھ سیگمنٹس رکھے ہوئے ہیں. پینٹنگ کے, کک وتھ یور موم ہمارا مین سیگمنٹ ہے, جس میں وہ اپنی ممی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کوکنگ کریں گے, فلیم لیس کوکنگ, کہ گھر میں جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آپ اس کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں چیزیں وتھ فلیم لیس. جی, نائس. میں خود بھی ایسی چیزیں بنا رہی ہوتی ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ بچے بھی ہماری ایسی, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے ایشوز ہیں الیکٹرک کے, گیس کے, تو بچوں کو ہمیں یہ سکھانا ہے کہ جب لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. نائس. اور کافی ایسی ریسیپیز ہوتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, فلیم لیس ریسیپیز. الگ سے پروگرام کریں گے اس پہ ہم بیٹھ کے. اور یہ ایک سیگمنٹ رکھا ہے ہم نے کہ ممی کے ساتھ ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی, تھوڑا فن بھی ہو جائے گا, اور ماں بچے ٹائم بھی اسپینڈ کریں گے اس میں. ایسا ہی ہے. اور دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا پینٹنگ سے ریلیٹڈ. صحیح, کہ اس میں جو ہے وہ ہم کلچر تھیم دے دیں گے بچوں کو, کہ آپ جو ہے کلچر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پینٹنگ کریں. اچھا, اس میں جو بچے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی کوئی لمیٹڈ کیٹیگری ہے یا کوئی بھی آ سکتا ہے؟ کوئی بھی آ سکتا ہے. ہم نے ایج لمٹ 7 ایئر ابو سے ہم نے لیے ہیں سب کو. صحیح ہے. اور جو ہے وہ فری پلیز, 20 سے اوپر والے اپنے آپ کو بچے کنسیڈر نہ کریں. یہ صحیح ہے. اور فری رجسٹریشن رکھی ہم نے, کوئی فیس چارج نہیں کی ہے, تاکہ جو نہیں بھی افورڈ کر سکتے وہ بھی ہمیں جوائن کریں. کیا بات ہے, زبردست. اور میں سمجھتی ہوں کہ نہیں افورڈ جو نہیں کر سکتے, یا کوئی بھی ایسے لوگ, وہ اگر کہیں نہ کہیں, دیکھیں میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایونٹس کرواتے ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں, اور وہ بہت ہیوی اماؤنٹ چارج کر رہے ہوتے ہیں پارٹیسپیشن کا. صحیح ہے, ان کے بھی اپنے ایکسپینسز ہوتے ہوں گے, شاید اس لیے چارج کر رہے ہوتے ہوں گے, لیکن عظمت جیسے لوگ اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جائیں, اور اپنے بچوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیں, کیونکہ بچوں کے لیے اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کچن میں مت آنا, کچن سے باہر جاؤ, ہم کام کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا تو چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے بچے بھی آئیں کچن میں اور کچھ سیکھیں. ہاں, تو اس لیے یہ نہیں کمپٹیشن. میں ابھی انٹرو میں بات کر رہی تھی, سر آپ کی بھی توجہ چاہیے ہوگی, اور آپ دونوں کی بھی میں چاہوں گی اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا آپ, کہ کل میں ٹریول کری تھی تو میں نے دیکھا ایک بڑا ہمارا کراچی کا ہیوی ٹریفک والا روڈ, جس پہ اچھی خاصی ٹریفک ہوتی ہے, اس پہ بچوں کی کیا ایج ہوگی, 11-12 سال, اور اس سے ابو اگر دیکھ لیں تو 15-16 سال, بائکنگ کر رہے ہیں, سائیکلنگ کر رہے ہیں, اور ہیوی مطلب فاسٹ لین میں کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ, اور بہت ساری گاڑیوں والے ان کو ہارنس دے رہے ہیں, ان کو روک رہے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ, مطلب یہ ہیوی روڈ ہے, ٹریفک والا روڈ ہے, آپ یہاں پہ نہیں کرو. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے, ان گاڑیوں والوں کے سکھانے سے پہلے, پیرنٹس کا, ٹیچر کا, ان کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے گائیڈ کریں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, یہ نہ پیرنٹس کا کام ہے نہ بچوں کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. بدقسمتی سے کراچی از اے نان پیڈسٹرین سٹی, ٹھیک ہے. آپ باہر جائیں گے ملکوں میں تو جو مین روڈز ہیں اس کے ساتھ بڑے بڑے آپ کو واکنگ ٹریک بنے ہوتے ہیں, لوگ گھومتے ہیں, دے انجوائے دیئر لائف. ایون سائیکلسٹ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ویز ہوتے ہیں, وہاں ایون کوئی واک کرنے بھی نہیں آتا, گاڑی بھی ادھر نہیں جا سکتی. ہاں, اگر آپ وہاں سے گزر جائیں تو غصہ کرتے,
ठीक है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपके पास नहीं है तो लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो किसी ज़माने में कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती थी तो लोग बीइंग नॉन पेडेस्ट्रियन सिटी वो कहते थे अगर कोई गोली से बच जाता है तो बस से नहीं बचेगा। दैट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब सी व्यू पे इन्होंने बनाया है Track, एक साइकिलिस्ट के लिए cycle ट्रैक, और मैंने देखा है वहाँ पे लोग वॉक कर रहे होते हैं। अब साइकिलिस्ट कहाँ जाए? सर खत्म हो गया वहाँ तो, मैं समझती हूँ नामो निशान मिटा दिया अब तो, ठीक पहले बनाया है, था। ये गवर्नमेंट अगर कहीं पे थोड़ा बहुत बनाती है तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि ये साइकिलिस्ट के लिए डेडिकेटेड है, हमने वहाँ नहीं जाना है। बिल्कुल इट ऐसा इज़ नॉट अ वॉकिंग ट्रैक। बिल्कुल ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ नॉन पेडेस्ट्रियन सिटी। ज़रूरत है, हालांकि आप यूरोप में जाएं बड़ी तंग सड़कें, लेकिन हमारे यहाँ कराची में बहुत वाइड रोड्स वाइड रोड हैं, लेकिन जो आपके फुटपाथ्स हैं, जो आपके पेडेस्ट्रियंस के लिए एक अलग होने चाहिए ट्रैक्स, वो सारे ऑक्यूपाइड हैं, उस पर इंक्रोचमेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों ने ठेले लगा रखे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए स्पेसेस डेडिकेट करे कि यहाँ या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, यहाँ लोग ठेले लगाएं, लेकिन ट्रैक्स को खाली करें। ट्रैक्स को खाली करना। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक कौन सी है तमाम मेरी ऑडियंस को पता है कि जब मैं ये अचानक वाली ब्रेक पे जाती हूँ तो वो कौन सी ब्रेक होती है? वो ब्रेक होती है जी टी ब्रेक। तो हमारी टी ब्रेक है, यूं जा रहे हैं यूं वापस आ रहे हैं, आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट टी ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम एक टी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, तो टी ब्रेक हमारा हो चुका है। अब ज़रा चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जो कि मैं ज़रूर करना चाहूँगी अजमत से। और ये चीज़ हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा इसको ऑन एयर ज़रूर बात करनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अजमत ने, जैसे मुझे जब ये बोला कि मेरे साथ मेरी दोस्त भी आएगी, वैसे ही अजमत ने जो है वो अब एक और चीज़, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं भी बात करती हूँ और हम तमाम लोग बात करते हैं कि एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता बगैर टीम के। वी आर नथिंग। सर भी काम कर रहे हैं, सर के अंडर भी एक बड़ी टीम काम कर रही होगी, यकीनन उनके साथ जो है वो काम कर रहे होंगे। तो ऐसे ही इस तरह के इवेंट्स को सजाने के लिए, या आप लोग तो एक 4-5 घंटे का इवेंट जाते हैं, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं, वहाँ पे घर आके बैड कमेंट्स करते हैं, कुछ भी कह देते हैं उठा के, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। अरे भाई, प्री इवेंट पोस्ट इवेंट ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं और ये टीम के बगैर नामुमकिन है। तो अजमत, कौन कौन है टीम में शामिल? हमारी जो सोशल मीडिया टीम अलग है, वो उनको देख रही होती है। बैक टू बैक हमारी टीम जो है, जैसे कि इरम हाशमी हैं, उज़मा तारिक हैं, सरिश रिजवी हैं, साथ हमारे शेजान साहब हैं, शेजान बलोच साहब, तो ऐसे शुमाइला कामरान हैं, रबिया सिद्दीकी हैं, अनाया मेमन है। तो काफ़ी हमारे लोग जो हैं हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं और मैं समझती हूँ आप अपनी टीम से हैं, टीम आपसे नहीं है, आप टीम से हैं। और क्योंकि एक इवेंट करना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि आपकी टीम जब तक आपके साथ ना हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपके सपोर्टर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, जब तक आपको कोई सपोर्ट ना दे आप नहीं है कुछ भी। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं अकेले खड़े हो जाओ, अकेले बोलो, मैं कर रही हूँ। मैं कहाँ से कर रही हूँ? जब अजमत ने बोला यहाँ भी आने के लिए मेरी दोस्त आएगी। ये आज के शो का हिट डायलॉग हो जाएगा, मेरे साथ मेरी दोस्त आएगी। क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ होती है। हम लोग कहीं पे भी इवेंट के वेन्यू भी देख रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं, ये साथ ही होती है मेरे। हमारी चीजें अलग हैं, हाँ, लेकिन हम हैं एक। हम रोड भी क्रॉस कर रहे होते हैं ना, हाथ पकड़ के। अच्छा, ऐसी यूनिटी बहुत कम देखने को मिलती है जी बिल्कुल। और मैं समझती हूँ, मैं हर शो में बात करती हूँ उन लोगों की जो कि आपके दोस्त होते हैं दर हकीकत, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी जड़ें काट रहे होते हैं, मुनाफकत कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से तो बड़ा बच के रहना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को नंबर बांट रहे हैं, हम शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से नंबर। नहीं, अच्छी बात है, यही तो नेटवर्किंग है, यही तो एक दूसरे को सपोर्ट करने का तरीका है, जो हर कोई अपने डोमेन में रह के अपने तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, काफी लोग ऐसे होते हैं कि हमारे मुंह पे इतने मीठे होते हैं कि उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है ही नहीं। मैं ऐसे लोगों के लिए, पीछे मुड़ के ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा, वही हमारे दुश्मन है सबसे ऐसे लोगों के लिए हमेशा मैं अपने शो में एक शेर बोलती हूँ कि मुनाफिकों की बस्ती में दुश्मनों के डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे। मैं हमेशा उनके लिए बात करती हूँ और ये वही लोग हैं जो आपको मीठी छुरी बन के काटते हैं। अच्छा, देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं हमेशा एक चीज़, एक कोटेशन आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो।
تو جس پر آپ احسان کر رہے ہیں, جس کو آپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں, جس کے لیے آپ نے کچھ ایفرٹس کیے ہیں, نہیں not 5 fingers are equal, ٹھیک ہے صحیح ہے, اچھے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں, لیکن جس پر احسان کیا جائے, جس پہ آپ نے کوئی کام کر دیا, جس کے لیے کوئی ورک آؤٹ کر دیا ہے, تھوڑا سا کوشش کریں کہیں نہ کہیں وہ آپ کو اپنا شر جو ہے وہ دکھا سکتا ہے. ایسا ہوا ہے ہوگا عظمت کہیں نہ کہیں, بہت سارے لوگوں نے بیٹ بائٹنگ بھی کی ہوگی کہ یہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, تو کوئی کام ہی نہیں ہے ایسا. تو یہ ساری چیزوں کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ اچھا یہ جو جملے ہیں نا یہ ہمیں اور زیادہ ہمت دیتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کر سکتی, پھر ہم کہتے ہیں نہیں اچھا اس نے کہا ہی نہیں, اب اس سے اچھا کر کے دکھانا ہے. کیا بات ہے. نہیں مطلب ہم چاہیں گے موٹیویشن دیں ہماری ان تمام فیمیلز کو جو کہ کام کرنا چاہتی ہیں, لیکن اس طرح کے جملوں کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتی ہیں. بالکل, ہم خود بھی ہو جاتے ہیں اور ہم خود بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. اکثر الفاظ جو کردار پہ پہلے بات کی جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو وہ آپ کی اپنی تربیت ہے, آپ کیا سوچ رہے ہو, آپ کی اپنی سوچ ہے, ہم نے کہیں پہ بھی نہیں رکنا. اور میں کہتی ہوں سب کو ساتھ لے کے چلو, کیونکہ آپ جس فیلڈ میں ہے نا سب ساتھ مل کے چلو گے تو آگے تک جاؤ گے. بالکل الگ ہو جاؤ گے تو کبھی بھی آگے تک نہیں جاؤ گے. اور آپ یہ دیکھو جس جگہ سے آپ کھڑے ہو رہے ہو, جس سیڑھی سے آپ چڑھ رہے ہو, اسی کو آپ کاٹنے میں لگے ہوگے تو واپسی اترنے کا راستہ بھی تو چاہیے آپ کو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوبصورت بات کی ہے. جیسے میں نے عظمت سے پوچھا کہ یقیناً کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی, سر چیلنجز تو آپ کو بھی فیس کرنے پڑتے ہوں گے. بہت اچھا آپ نے یہ سبجیکٹ اٹھایا ہے. کبھی بھی نا آئیڈیل گراؤنڈز نہیں ملتے, ہاں ہمیشہ چیلنجز ہوتی ہیں, اور ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے جو ڈسکریج کریں گے. یہ جو آپ کی اس طرح نیگیٹو کرٹیسزم ہے نا, میک اٹ یور اون اسٹرینتھ, ٹھیک ہے, یہ اسے آپ ڈرائیو لیں, اسے امپیٹس لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر آپ یہ جو ہارس رائڈنگ ٹی وی پہ چلتے ہیں جو 100 روپے میں آپ کو کراتے ہیں, آپ اس پہ ہارس رائڈنگ کریں یا جو اسٹبل والے ہیں اس پہ کریں, جو آپ کو بار بار گرائے اور پکڑ کے دین یو کنٹرول اٹ, تو جو تھرل آپ کو ملے گا, جو سینس آف اچیومنٹ ملے گا, اس سے ملے گا, وچ از ڈیفیکلٹ. تو ہمیشہ یہ کامیابی کے لیے شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈنے چاہیے, نئی کرٹیسزم سے آپ ڈسکریج ہوں, اس کو چیلنج سمجھیں, اور چیلنج از یور اسٹرینتھ. جب آپ اسٹرینتھ کریں گے تو دین اسکائی از دی لمٹ, آپ کہیں بھی جا سکتے ہو. کہتے ہیں نا کرنے بھی نہیں چاہیے, یہ اسموتھ واٹرز میں کشتی چلانے کا مزہ نہیں ہے, اٹس آلویز بیٹر ٹو ریمین ان ٹربولنٹ واٹرز. کیا بات ہے, کیا بات. آپ ہمت ہوتی ہے, ڈرائیو ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے. بالکل ایسا یہی لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں نا, اس کے بعد یہی آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے. اسی طرح سے ندرت میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم سیزن 2 کر رہے تھے نا, تو لوگ ہم سے کہہ رہے تھے یہ نہیں کر سکتی, اور لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے بھائی اس کے ایونٹ میں اگر تم نظر آئی نا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. مائی گاڈ. پھر عظمت نے مجھے ہمت دی, سیرش پریشان نہیں ہو, انشاءاللہ اچھا ہوگا, کیونکہ ہم کسی کے لیے جب برا نہیں سوچتے تو ہمارے لیے بھی برا نہیں ہوتا. خوبصورت بات. تو میں عظمت کو اکثر کہتی تھی عظمت اب کیسے ہوگا, کہتی نہیں سیرش پریشان نہیں ہو, کیونکہ کافی لوگ یہی کہتے تھے یہ کر ہی نہیں سکتی. ہم نے چیف گیسٹ بلایا تھا کسی کو, تو کہیں گے ان کے اس میں تو چیف گیسٹ ہی آ ہی نہیں سکتے, اور اتفاق سے وہ چیف گیسٹ آ گئے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیسے آ گئے. پھر وہی میں کہوں گی کریکٹر پہ فوراً انگلی اٹھ جاتی ہے. یار میں ابھی کل پرسوں ہی بات کری تھی انٹرو میں اپنی آڈینس سے, میں کہہ رہی ہوں کیسے آپ کا منہ کیسے پڑ جاتا ہے, آپ کسی کے کیریکٹر کے لیے بات کر لو یار, جبکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ کیسی ہے, پھر بھی کریکٹر پہ لازمی انگلی اٹھانا ہے. ویری بیڈ. ہوش کے ناخن لیں بھائی پلیز. آپ لوگ, وہ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت مجھے لوگوں کے کیریکٹرز پہ بات کرتے ہیں, اللہ نے آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں دینی ہیں, اللہ نے آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے بیٹیاں دی ہوں, کوشش کریں کہ آپ وہ ایسی کوئی حرکت کریں ہی نہ جو کل کو پلٹ کے آپ کے پاس آ جائے, کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے, جو آپ کسی کے ساتھ کریں گے وہ یقیناً آپ کو اسی دنیا میں بھگتنا پڑ جائے گا. یہ کہا جاتا ہے یہ اتنی جلدی سکسیس کی طرف کیسے چلے گئے, کسی کے ساتھ ہوگا ان کا, کوئی انہیں سپورٹ کر رہا ہوگا. بیک پن کے ہے بیڈ یار, ویری بیک پہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لیکن آدھی رات میں بھی کال بج رہی ہوتی تو سر ہاں دیکھیں یہ جو فیلیورز ہوتے ہیں نا, جو کچھ نہیں اچیو کر پاتے وہ یہی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کے پاس ٹائم اتنا ہے تو کچھ تو کرنے دیں ان کو, کچھ تو کرنا ہے. اور آپ اپنی ہمت سے جائے. بالکل نہیں, سر نے بہت سی بات کی کہ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف باتیں کرتے. تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں, جو پازیٹیو وائبز ہیں, پازیٹیو میسیجز ہیں, یہ آپ تمام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, اور کوشش کریں کہ صرف ان کو آج کی حد تک نہ سنیں, اور صرف سنیں نہ بلکہ ان پر زندگی میں عمل بھی کریں. عظمت میں چاہوں گی تھوڑا سا ہماری آڈینس کو نا ایونٹ کے بارے میں اور بتائیے, کیا ڈیٹ بتائیے, وینیو وغیرہ بتائیے تاکہ لوگ جوائن کر سکیں. ہمارا جو ایونٹ ہے وہ 22 دسمبر 2024
लॉबीज़ में है। रॉयल कैसल लग्जरी बॉलरूम में सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक का है, जिसमें आपको कॉन्सर्ट भी है हमारा, जिसमें सोहेल दानिश साहब आएंगे, अयान रॉक स्टार भी आएंगे, साथ ही हमारे काफ़ी मीडिया पार्टनर्स होंगे, कोई बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी हमारे साथ मौजूद होंगी। पेंटिंग कंपटीशन है, कुकिंग कंपटीशन है, स्टॉल्स हैं हमारे, जो हमारे स्मॉल बिजनेस ख़वातीन ने जो है वो लगाया है स्टॉल्स अपने अपने प्रोडक्ट्स के साथ, हैंडमेड भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उन्होंने बुक्स रखी हुई हैं, होममेड फूड रखे हुए हैं। तो आप सब हमें ज्वाइन करें और स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करें, उनको हिम्मत दें वहाँ आके कि वो जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। तो आप लोग सब लोग लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, फ्री एंट्री है, कोई चार्जेस नहीं है हमारे। क्या बात है, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह सब लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। सर मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ हैं? नहीं जी, ये सारी चीज़ें जो बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ हैं वो शुरू तब होती हैं जब हमारे साथ रजिस्टर करेंगे। ओके। अनरजिस्टर्ड का तो हम पता ही नहीं चलता कोई किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में है या नहीं है। सही। वी आर मीटिंग अगेन एंड अगेन विद देम, हम उनको लिख भी रहे हैं, अवेयरनेस, इससे बड़ी चेंज आ रही है। अभी आई वॉज रिक्वेस्टेड बाय मीडिया पर्सन इवन इन कराची प्रेस क्लब के, जी आप आएँ टाइम दें, कि अराउंड 2500 जर्नलिस्ट आर रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन। 2500। तो इट्स अ बिग नंबर। एग्जैक्टली, इट्स अ बिग। ठीक है, अब जब मीडिया पर्सन्स को एंगेज करें, दे आर आल्सो स्पीकिंग हाई, देखें इट्स इक्वली रिस्की। समवन वाज टेलिंग मी, आप मीडिया पर्सन्स को कर रहे हैं, अगर कहीं आपकी सर्विसेज फॉल्टर कर रही हैं तो दे विल क्रिटिसाइज यू। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जब आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेंगे तभी इंप्रूवमेंट आएगी। एग्जैक्टली। अब द वे पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू पीपल, सिमिलरली जो अनरजिस्टर्ड है, हमारा यही पर्पज़ है। अब देखें, अलोन इन सिंध एस्टिमेटेड टारगेट है वो है 4 मिलियन वर्कर्स को रजिस्टर करने का, 40 लाख। ठीक है, सिर्फ कराची में 32,000 जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम एवरेजेस बनाएं तो कराची में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लोग हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी कोई 7.25 लाख के करीब वर्कर्स रजिस्टर्ड है। और 8 लाख। अब इंडस्ट्रियल जो जैसे मैंने बताया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें अब शट डाउन भी आ रहे हैं। नूरियाबाद में गया, मुझे वहाँ पे ब्रीफिंग जब उन्होंने दी तो उन्होंने बताया कि लास्ट 3 मंथ्स में 3 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। सही। 3 टेक्सटाइल मिल्स बंद होने का मतलब 5 से 6 हज़ार लोग ले ऑफ हो गए। एग्जैक्टली। वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अब जो फोकस ज़्यादा है हमारा यही है जो आपका है स्मॉल स्केल, जो घरों में बैठ के आप काम कर रहे हैं, होम बेस्ड वर्कर्स हैं, इनको ज़रूरत भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब थर में देखें हमारे पाकिस्तान में 2 जो है वो स्किल्स बहुत हैं हर घर में, ख़वातीन, कुकिंग का और सिलाई कढ़ाई का। और ये इतने ज़बरदस्त स्किल है, अगर बाहर की दुनिया में किसी के पास हो तो उससे अमीर ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। ऐसा ही है। अगर आप इन दोनों को कमर्शलाइज करें अपने स्किल्स को। अब थर में है इतने ज़बरदस्त इनके कढ़ाई और सिलाई के जो सूट्स बना के भेजते हैं और इतने महंगे सेल होते हैं, यू विल बी सरप्राइज, उनको 100 या 200 रुपये मिलते हैं उनके पास। मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ। और इतनी मिजरेबल लाइफ है इनकी, इनको मार्केट करना है, मार्केट के साथ लिंक करना है और मुनासिब मुआवजा इनको दिलाना है और इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का हिस्सा बनाना है। हमारा यही पर्पज़ है, हम उन तक रीच करें। बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वहाँ पे एक यूनिटी है, अंदर ट्रेड एसोसिएशन हैं, वो कहीं ना कहीं अपना काम करा लेते हैं, बिल्कुल फोर्स करके पार्शली हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन इनका पुरसान हाल कोई नहीं है। अब वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू देम थ्रू योर चैनल्स, थ्रू प्रेस मीडिया, हर जगह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि हमारे पास है। आना भी चाहिए सर, क्योंकि इनका टैलेंट है और पाकिस्तान का एक बड़ा मेजर पार्ट है, पाकिस्तान की इकॉनमी में भी ये लोग अच्छा पार्ट प्ले कर सकते हैं अगर हम इनको इनके हकूक दें। और देखें डिजीज़ का जो प्रिविलेंस है वो भी इन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा है, हाँ। ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, ड्यू टू इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, या हेल्थ फैसिलिटीज उनके पास नहीं है। अब कोल माइंस में काम कर रहे हैं, उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, सीरियसली देयर लाइव्स आर लिमिटेड। ठीक है, जब इश्यूज होंगे तो डेफिनेटली दे विल सफ़र। तो हम चाह रहे हैं कि जी वहाँ पे भी जाएं, अपना पूरा हेल्थ का नेटवर्क ले आएँ। अभी मैंने विजिट किया था मिठी, वहाँ पे हमारा कोई हेल्थ का सेटअप नहीं है। वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश सेपरेट डिस्पेंसरी फुल फ्लेज, जहाँ वहाँ के लोगों के इत्तफाक करें, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इतना नहीं था। कोल माइंस वाले जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ उनको कोशिश करेंगे फैसिलिटेट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। अवाम जो देख रही है, जैसे आपने बताया कि आपने भी प्रेस क्लब में भी एक मतलब सेशन किया, लोगों को वैसे भी अभी भी इस वक्त भी लोग देख रहे होंगे तो उनको अवेयरनेस आ रही होगी, लेकिन फिर भी अवाम को इस निज़ाम से आगाह करने के लिए क्या और मज़ीद चीज़ें की जा सकती हैं ताकि उनमें अवेयरनेस आए कि भाई अपने आप को आके रजिस्टर्ड करवाएं? देखें, मैं जब गया FPCCI के साथ इंगेज किया पूरे पाकिस्तान से, वो ऑनलाइन भी थे,
तो दे हैड लॉट ऑफ रिजर्वेशन कि जी इतने वक्त से ये इदारा परफॉर्म कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता. व्हेन आई स्टार्टेड टेलिंग देम दे वर टेकन अबैक. वो परेशान हो गए, आप इतना काम करें हमें पता नहीं है. तो व्हाई डोंट यू प्रिंट सम ब्रोशर्स, इंफॉर्मेशन मटेरियल हमें अपडेट कर दें. आई गॉट इट डन. इतने हमने ब्रोशर्स बनाए जिस पे इंफॉर्मेशन है, हमारी अचीवमेंट्स हैं और लोगों के लिए अवेयरनेस है, आपने कैसे रजिस्टर होना है, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह बेनिफिट्स ले सकते हैं. मैसिवली वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एसेंशियल वर्कर्स. हर जगह पे अखबारों में दिया, जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें दिया. मैंने कहा तहसील वाइज हमने कैंप्स लगाई लोगों को बताने के लिए कि जी आए अपने साथ रजिस्टर कराएं. वो इवन शेड्यूल्स तक कहाँ कहाँ कैंप लगाएंगे, जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं हमने उनमें लग. क्या बात है. वी आर ट्राइंग टू एक्सेस टू एवरीवन कि जी आप आएँ हमारे इस जितना भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं इनका फ़ायदा लें. यकीन करें वो जो सबसे ज़्यादा हमारी सेविंग्स ड्रेन होती है ना वो हेल्थ में होती हैं, आपकी बीमारी की सूरत में, विच यू आर पेइंग टू द डॉक्टर्स. बिल्कुल. अच्छा, दूसरा इसका एक फ्लिप साइड ये है, ये लोगों के लिए थोड़ी अवेयरनेस भी है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम अच्छे कंसल्टेंट के पास नहीं जाते, हम कोएक्स के पास जाते हैं जो अताई डॉक्टर्स हैं. अच्छा, वो इतनी बर्बादी करते हैं, जो सिरिंजेस हैं इनका रीयूज़ करते हैं. अब रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस से दो बड़ी मोहल्लक बीमारियां फैलती हैं. एक तो हेपेटाइटिस, वो स्प्रेड होता है मैसिवली, और दूसरा एड्स, HIV. यू विल बी सरप्राइज, सिंध में अगर पाकिस्तान में जितने एड्स पेशेंट हैं 43% सिर्फ सिंध में. 43. हालांकि सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर कमीशन बनाया, इवन देन हमने लोगों को अवेयर करना है कि जी ये सिरिंजेस ना लगवाएं, प्रिकिंग ना कराएं. अगर आपने करवानी अच्छी कंपनी से 5 रुपये 10 रुपये की मिलती है, खुद ले जाए. ये क्विक्स जो रीयूज़ कर रहे हैं इससे HIV बहुत फैल रहा है. अच्छा, दूसरा ये कि सोशल स्टिग्मा है कि अगर किसी को HIV है तो हम उसको बुरा समझना शुरू, हम उसको गुनाहगार समझते हैं. बिल्कुल ऐसा. हम इसको बीमारी नहीं समझ, वो छुपाता है. इवन यकीन करें, मैंने डॉक्टर से पूछा आपने कितने लोगों ने HIV टेस्ट कराया अपना, तो किसी ने कहा हमने नहीं करा. जबकि करवाया होगा काफी लोगों ने. नहीं कराते, या वो डर के मारे नहीं करवाते, डरते हैं कि जी कहीं पता ना चल जाए. ठीक है, मैंने एक सवाल पूछा, मैंने इस पे अखबारों में भी लिखा है कि इवन अगर नाई के पास जाते हैं, अनस्टरलाइज चीज़ें हैं, किसी एड से वो कट आ गया, वहाँ से भी आया, उससे उसके लाइफ पार्टनर को आ गया. वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब उसके टेस्ट हुए, देन शी केम टू नो कि जी मुझे तो HIV है, वो उसके हस्बैंड से लगा है. जब हस्बैंड को पता चला कि जी इसको HIV है, विल ही एक्सेप्ट दैट? बजाय फिर खुद ये ब्लेम करेगा उसको कि जी आपको HIV हो गया तो मुझे भी आपसे हो गया. लेटर जो पहले डिटेक्ट हुआ है वो गुनाहगार हो गया. हालांकि ये बीमारी है. ऐसा ही है. किस तरह लगती है, बच्चों में आती है. बिल्कुल ऐसा ही है. वो पेरेंट्स से आती है, सब ब्लड बॉर्न. तो कहीं कट आ जाए या रीयूज़ ऑफ सिरिंज से आए, बराए मेहरबानी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको बीमारी ट्रीट करें, अपने आप को स्क्रीन कराएं, और इसकी ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल. जैसे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है, इसी तरह HIV का किसी दौर में तो खौफ की अलामत था, अब तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल. Exactly. ट्रीटमेंट कराएं, लिव हेल्दी लाइफ. अच्छा, वो ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल, इनकी एक थेरापी होती है. जब ट्रीटमेंट होगा तो उनका जो वायरल लोड सप्रेस हो जाएगा, इवन टेस्ट में भी नज़र नहीं आएगा. वो एक पार्टनर दूसरे को मुंतकिल नहीं कर सकता. तो हर जगह पे हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि सेहतमंद मुआशरा बनाएं. बिल्कुल ऐसा ही. हर चीज़ है. इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम का हिस्सा बने, अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स और मेडिकल केयर का फ़ायदा लें. क्या बात है, ज़बरदस्त. और ये मैं समझती हूँ कि एक साथ न जाने कितनी सारी अवेयरनेस, कितनी सारी बातें कि आप लोगों तक यकीनन पहुंची हैं. और फिर अगेन मैं यही कहती हूँ कि आप लोग कोशिश किया करें कि इन पे अमल ज़रूर किया करें. सिर्फ यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल मत दिया करें. लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरह के लोग, इस तरह की पर्सनालिटीज़ जब भी आएँ, वो बहुत सारी बातें करते हैं, तो उसमें से यकीनन अगर कहीं ना कहीं कुछ आप लोग जो है वो सुन लें, समझ लें, उस पर अमल कर लें, तो हमारा शो करने का जो है वो मकसद पूरा हो जाता है. अज़मत, अगर आपसे मैं सवाल करूँ कि अगर अज़मत शेफ़ नहीं होती या अज़मत इस फील्ड में नहीं होती, तो फिर अज़मत क्या होती? मैं जो है बिज़नेस वूमेन स्टार्ट से बनना चाहती थी, और मैंने 2005 से एज अ बिज़नेस वूमेन ही काम किया. सही. और मैं चाहती थी कि हर कोई अपना बिज़नेस करे. ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र तो अब बनी हूँ, लेकिन हमेशा से मेरा यही था कि बिज़नेस वूमेन ही हो और मेरा अपना काम हो. और मैं हमेशा कहती हूँ कि जॉब जो है वो आपका सिर्फ जो है वो ख़ानदान पालता है, लेकिन बिजनेस आपकी नस्लें पालता है. तो बिजनेस की तरफ आपको अपना थोड़ा सा माइंडसेट रखना चाहिए. अच्छा, जब बिजनेस की बात आती है ना, तो फिर एक डर, जैसे सर ने बताया, डर, ऐसे बिजनेस के डर हमें ये होते हैं कि यार इन्वेस्ट कर दिया तो लॉस ना हो जाए. नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता. मैं कहती हूँ जो होना है होगा, लेकिन जो पीछे वाले जो डरा रहे होते हैं ना, ये कर लिया, एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं, गिरोगी. हाँ, मैंने उनसे यही कहा है, मुझे अगर गिरना होगा तो मैं संभल के फिर खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि जब तक आप गिरते नहीं हो तो आप
फिर हिम्मत नहीं गिरते आती हैं होती है ना। शहसवार ही मैदान ऐसे ही। जंग में। क्या क्या बात बात है, है, क्या बात है। तो हमेशा उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं ना, तो आपने हिम्मत तो हारनी नहीं है। ये उतार चढ़ाव वाली बात पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे जिंदगी में तो लाइन सीधी हो जाएगी, और लाइन बिल्कुल सीधी ऐसा ही होने का मतलब आप तमाम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो अप्स एंड डाउन से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में, आप भी इवेंट करने खड़ी होती होंगी, इवेंट सेम इवेंट डे वाले दिन कोई चीज ऐसी हो जाती होगी। इवेंट के 2 दिन से हमारी जिंदगियों में कुछ बातें ऐसी चल रही है कि कल रात को मैं फीवर में बैठी हुई थी तो इन लोगों ने मुझे कहा कि एक दिन रह गया है, आप इतना टेंशन लेके बैठी हुई है, चिल करे, छोड़ दे सबको। हालांकि एक वर्ड पे इतनी बहस चल रही थी थोड़ी सी, आपको पता है सोशल मीडिया पे जब कुछ चल रहा होता ऐसा ही है, है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। सिर्फ तो होती है हाँ। चीजें, होती हैं काफ़ी चीज़ें। तो हमने जो है वो मायूसी की तरफ नहीं जाना। जैसे सर ने कहा बीमारी, तो अगर हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती खुदा ना खास्ता, तो हम मरते तो बाद में, लोग पहले हमें मार देते हैं हाय डरा हाय, डरा के। वाह बात है, क्या बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस पर मुझे एक चीज़ याद आ गई। जब मैं गाती हूँ स्टेज पे तो मैं एक लाइन बोलती हूँ, उसमें वो एक लाइन होती है कि वो इश्क को रोग मार देते हैं, अकल को सोग मार देते हैं, आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। ये वाकई ये फैक्ट जैसे है। आपने कहा डर जो है, जो डरपोक आदमी असल मौत से पहले 100 दफा मर चुका होता है। आहा, क्या बात है। और ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, ये डर नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप 2 चीजें जिंदगी में अपना लें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे भरोसा। और ये सोच लें कि आपके नसीब का आपसे कोई छीन के नहीं लेके जा सकता। जो आपके नसीब में लिख दिया गया है, जो आपके नसीब में है, उसके लिए कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी आपको जो है वो आपसे छीन के नहीं लेके जा सकता। लेकिन जो नसीब में नहीं है, उसके लिए आप कितनी भी कोशिश कर लें, शायद नहीं मिल सकता। ऐसे सारी क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए जब हमारे नसीब में है ना, वो तो चल कर भी आएगा। और जो नहीं है, हम कितनी ही कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ पे भी चढ़ जाएं तो वो नहीं मिलेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोशिश करते रहनी चाहिए हमारे। मैं हर शो में याद करती हूँ अपने प्यारे प्यारे उन लोगों को जो हमारे सोशल मीडिया के मुजाहिदीन हैं, जिनका कोई काम नहीं है, सिर्फ उन्होंने लैपटॉप खोला और देखा कहीं कोई अच्छी चीज़ हो रही हो तो उन्होंने बैड कमेंट कर दिया नीचे, और उनको कुछ नहीं आता, बस उन्होंने यही करना है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्यारे प्यारे लोगों, थोड़ा एहतियात करो। अगर आपको लगता है कि आप किसी से अच्छा काम कर सकते हो तो उसे काम से हराओ, कंपटीशन करो। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की जो है वो वैल्यूज़ को डाउन कर रहे हो, या किसी के डायरेक्ट जाके कैरेक्टर पे जो है वो उंगली उठा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो। ये यकीनन, ये अभी आपने जैसे बताया कि कल रात भी बात हुई है, तो ये अभी जब तक आपका इवेंट नहीं होगा, इवेंट होने के बाद भी चलेगा। अच्छा, हमारी क्या आदत है, मैं हो गई, सारिश हो गई, शेफ सारा फरहान हो गई, हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे अगेंस्ट कोई बात हो रही होती है या हमारे ही इर्द गिर्द के लोग कर रहे होते हैं, हम वो जगह छोड़ देते हैं, हम उन्हें जवाब नहीं देते और हम उन्हें काम से मारते हैं कि अगर करना है बड़ी जीत है तो हमारे से काम में लड़ो, हम बहस नहीं कर सकते। तो हम लोग ये करते हैं, हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कि बस वो जगह छोड़ देते हैं। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं नकचिड़ियाँ हैं, एटीट्यूड इतना है, ये है वो है, जो बोलना है बोलो, क्योंकि हम उस दौड़ में दौड़ते ही नहीं है जो लोग कंपटीशन कर रहे हैं, हम बिल्कुल अलग करें। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड है, और ये बोलते हैं तो है भाई, तो क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पाओलो कोएल्हो ने अल्केमिस्ट में लिखा है, ये तो बड़ा मशहूर है, कि अगर आपके इंटेंशन स्ट्रांग है तो पूरी यूनिवर्स आपके फेवर में कंस्पायर करती है, आपको सपोर्ट करती है। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, सीरियसली। सर, मैंने जैसे चैलेंजेस की बात की और आपकी मतलब ऑब्वियसली करियर की बात की कि आप माशाल्लाह से लोगों के लिए इतना काम करें, पर्सनल लाइफ में मियां दास साहब कैसे हैं? मतलब गुस्से वाले हैं या नॉर्मल हैं, कैसे कैसे रहते हैं? मिक्स्ड हूँ, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। आई एम थारू हम्बल, और अपने आप को सर्टिफिकेट देना भी बुरा लग रहा है। सर बेसिकली वो जब स्पीकिंग ऑफ वन सेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, अगर कोई और बोले तो अच्छा लगता है। नहीं सर, आप बता सकते हो कि डिफाइन योरसेल्फ एज वेल। अगर सिचुएशंस डिटरमिन्स माय एटीट्यूड, जनरली आई एम वेरी हम्बल पर्सन। ओके, लेकिन जब कभी कोई गलत काम हो रहा हो तो फिर आप अगर नहीं करेंगे तो फिर सीधी नहीं होगी चीजें। हाँ, ये भी बात है, बिल्कुल ऐसा यू है। हैव टू एक्ट एज पर सिचुएशंस। हाँ, एग्जैक्टली। अगर नहीं करेंगे पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, आपकी कोई नहीं सुनेगा। घर में भी है, माँ अगर बच्चों पे सख्ती नहीं करेगी तो बच्चे सुनेंगे भी नहीं। ऐसी माएँ हैं कि बच्चों को कहती हैं जी मोबाइल आप टाइम पे बंद करें, ठीक है, ऐसा बिगर इविल ना हो। बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी डिस्टार्शंस होती है वो मोबाइल फ़ोन हैं, गैजेट्स हैं। जो सख्त हैं मदर्स, ठीक है, वो उन पे टाइम्स ऑब्जर्व करें, वो देती है एक्सेस, लेकिन टाइमिंग्स ऑब्जर्व करें। फिर वो पढ़ते भी हैं, हर फील्ड में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। कंट्रीब्यूट भी अगर हम ये कहें कि उन्होंने टाइम पे सख्ती की है तो हमारे खिलाफ है, हमारी दुश्मन है, लेटर ऑन दे विल रियलाइज
क्या she did right खूबसूरत thing. बात। इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से फौरन से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। शो जारी हो सारी है, अब यकीनन शो हमारा थोड़ा सा अख्तामी मराइल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि गुजरते हुए शो में जितनी भी बातें हुई हैं, जितना भी हमने आप लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन की है, जितनी भी चिट चैट की है, उसमें यकीनन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों के फ़ायदे की हैं। हमेशा से हम यही कोशिश करते हैं, मंडे टिल फ्राइडे आपका मेरा इसी तरह से साथ होता है, सुबह 10 से 12 हम बातें कर रहे होते हैं, मतलब पहले मैं और आप थोड़ा बात कर रहे होते हैं, अपनी दिल की बातें मैं अपनी फैमिली से कर रही होती हूँ, उसके बाद हमारे जो प्यारे प्यारे से गेस्ट होते हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं, और हर गेस्ट मैं समझती हूँ अपनी मिसाल आप है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि ये जो है वो इससे अच्छा काम करें, ये जो है ये ऐसा कर रहे हैं, ये जो है वैसा कर रहे हैं। हर इंसान अपने क्राइटेरिया में रहते हुए, अपने दायरा कार में रहते हुए अच्छा काम कर रहा है, और हमेशा उनको सराहना भी चाहिए, हमेशा उनके लिए जो है वो बात भी करनी चाहिए। अच्छा, आपसे बात हो रही थी ऑफ एयर, तो आपने बताया कि भाई अभी ऑन एयर भी आपने कहा था कि बच्चों को हम मना कर देते हैं किचन में आने से, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सिक्योरिटी रीजन भी हम देख रहे होते हैं कि यार फायर होती है, फ्लेम होता है किचन में। जैसे कभी हम ओवन चला रहे होते हैं, हम कहते हैं नहीं, अपनी बंजी से मैं कहती हूँ नहीं अभी मत आना किचन में, तो पता है क्या कहती है, खुद तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हैं, मुझे मना कर रही हैं। अक्सर मैं फॉन्डेंट का केक बेक कर रही होती हूँ, फॉन्डेंट केक, तो कहती है मैं चीज़ें बना रही होती हूँ, जैसे डॉल बना रही हूँ, हाँ, तो आके कहते अच्छा थोड़ा सा कलर कर देती हूँ मैं इसमें अच्छा किचन से बाहर होके कलर कर दो इसमें ना, ये कलर मिक्स कर दो, तो कलर मिक्स करके कहती अच्छा थोड़ी सी कटिंग कर दो इसकी, अच्छा थोड़ी सी मुझे दे दे। जब मैं इसको डांटती हूँ ना, नहीं ऑर्डर भर के बाहर निकलो यहाँ से, तो कहती हाँ खुद तो अच्छे अच्छे काम करती है और मुझे निकाल देती है किचन से। लेकिन उसको इंटरेस्ट है तो उसको जरूर आगे परस्यू करवाइएगा आप। बहुत ज्यादा है उसको। वो सैंडविच केक खुद बनाती है, माइक्रोनी खुद बनाती है, कहती है अच्छा अब मैं काम कर रही हूँ ना, अब आप किचन से बाहर जाएं। देखें ये इस चीज़ से ना बेसिकली हम तो एक ऐसा फन फैक्टर में बात करें, बट इस चीज़ से हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम जो करते हैं बच्चा वो अडॉप्ट करता है, बिल्कुल, और बच्चा वही सीखता है, वही देखता है जो वो घर में देख रहा होता है, घर में सुन रहा होता है। तो बराए मेहरबानी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं बच्चों के सामने, स्लैंग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो कल को जब आपका बच्चा बड़ा होकर ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ करेगा तो फिर आप उसे मना करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आप खुद ऐसा करते आ रहे हैं, तो यकीनन फिर बच्चों को भी आप नहीं मना कर सकते। सर ये बताइए, फ्रीलांसर्स या जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं उनका आपके साथ एफिलेटेड होने का क्या तरीक़ेकार है? देखिए जो फ्रीलांसर हैं, न्यू इंडस्ट्रीज तो उसी तरह होती हैं जैसे पुरानी है। आप इंडस्ट्रियल यूनिट पहले रजिस्टर होगा, सही, उसके बाद उनके वर्कर्स रजिस्टर होंगे, सही। ठीक है। फ्रीलांसर खुद भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने अभी इनसे ऑफ एयर बात हो रही थी कि वेबसाइट पे जाए, पोर्टल पे अपनी डिटेल्स लिखें, सही, तो हमारी टीम फ्रीलांसर्स को वेरीफाई करेगी वेदर दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर सम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या नहीं, तो हम उनको रजिस्टर कर देते हैं। उसके बदले उनको फिक्स्ड 1500 पर मंथ देने होते हैं, जिनके बदले हम उनको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं। 1500 और 1500 पर मंथ उनको देना है। उनको हम एज होम बेस्ड वर्कर्स करते हैं, फ्रीलांसर्स को। सही। तो उसके बाद सारी हेल्थ फैसिलिटीज, सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमको मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट ये है कि हम उनको वेरीफाई करेंगे। इंडस्ट्रियल वर्कर में तो ये है ना कि वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश पूरी आकर रजिस्टर होगी, फिर वर्कर्स आएंगे, वहाँ वेरिफिकेशन नहीं करते। सही। यहाँ भी नीड टू वेरीफाई, क्योंकि हम सारों को नहीं कर सकते। हम सनती इदारों को, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रोमोट करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, जैसे बच्चों के हवाले से कि जी अब बच्चों को मोटिवेट करें। जब हम मोटिवेट करते हैं, उनको ऑन बोर्ड करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं। जितना आप उनको पुश करेंगे, फोर्स करेंगे, आगे करेंगे, ये फिर सीख नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ना, बच्चा बड़ा इंक्विजिटिव होता है, जब बचपन में होता है वो सारे सवाल पेरेंट्स से करता है। ऐसा ही बिल्कुल। कहता है ये सूरज जो है ये आप ईस्ट से कैसे आता है, वेस्ट में क्यों ग्रूव होता है, तो अब फादर को पता नहीं होगा, उनको डांटना शुरू करता है
کہ یہ مت پوچھا کرو. نہیں کچھ بچوں کے اتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں نا کہ بندہ جھنجھلا آ جائے. اس پہ ہم آتے ہیں نا کہ وہ جب ڈانٹنا شروع کرتے ہیں نا وہ بچہ سمجھتا ہے یہ پوچھنا گناہ ہے, تو ان کا جو سینس آف کویشچننگ اینڈ انکویزیٹیونیس ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں, ہم کل کرتے ہیں. ویری ٹرو. اگر آپ کو نہیں آتا تو بھی آنے سے ان کو کہے مجھے نہیں آتا, تو ہی ول فائنڈ ادر ایونیوز, وہ اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈے گا. تو ہمیشہ ان کو موٹیویٹ, جتنا آپ کو آتا ہے بتا دیں, اگر نہیں آتا آپ کہیں بیٹا مجھے نہیں آتا, تو ان کو ڈسکریج مت کریں, ان کو ڈانٹا مت کریں کہ تم بار بار کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں. بچے بیسیکلی بلینک پیپر ہوتے ہیں, اس پہ جو لکھا جائے گا پھر وہ وہی چیزیں سیکھیں گے. ہم انہیں جھاریں گے تو پھر ہم ان کو سنب نہ کریں, ہم ان کو دبائیں نہیں. ایسے ہی ہے نا. وہ آگے کہیں بھی بات نہیں کرتے, اگر پوچھوں گا تو مجھے ڈانٹ نہ پڑے. ہاں پھر وہ ان کو ایک ڈر رہتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور بچوں کو ایک اور چیز میں کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ جو فادر کا فیئر بٹھایا ہوا ہے نا بچوں پہ کہ اچھا تم نہیں سن رہے, آنے دو تمہارے ابو کو, آنے دو. تو بات یہ کہ مطلب کیوں ایک آپ نے ایک فیئر فیکٹر بٹھا دیا کہ اب بچہ باپ کے آتے ہی اگر بچے کو باپ سے کوئی بات کرنی, کوئی ڈسکشن بھی کرنا ہے, تو وہ پہلے ہی اس کے آپ نے ڈر بٹھا دیا کہ نہیں جی میری کمپلین ہو جائے گی یا میری شکایت ہو سکتا ہے ہو بھی گئی ہو تو ابا مجھے ڈانٹے نا. تو یا تو اگر تھوڑی سی بڑی ایج کا ہے تو کیا کرتا ہے ابا کے آتے ہی گھر سے باہر چلا جاتا ہے, یا یہ ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. کچھ بچے جو ہے بکس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ کہ ان میں فیئر ہوتا ہے. اور یہ فیئر یہ یقیناً یہ صرف دیکھیں ہم ابھی بچوں کو جب تک بچے چھوٹے ہیں ہم بڑی چیزیں ہوتی ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے, میں اپنے گھر کی بات کروں گی, پہلے مثال اپنے گھر سے دیتے ہیں. میرے چھوٹے کزنس تھے جب وہ تھوڑے سے اور چھوٹے تھے, ینگ تھے, تو وہ کچھ اس طرح کی مطلب کوئی بات کر دی فریکوینٹلی یا کوئی بدتمیزی کر دی یا کسی کو ایسی ہلکا سا تھپڑ مار دیا تو سب ہنستے تھے کہ ارے واہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. لیکن میری ماما ہمیشہ سے ان کو یہ کہتی تھی کہ یہ ابھی پیارا لگ رہا ہے, جب کل کو یہ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا, میچورٹی میں جائے گا اور یہ اس کی عادت بلڈ اپ رہے گی, تو جب بڑا ہو جائے گا نا اور یہی کرے گا تو یہ آپ سب کو برا لگے گا. تو یہ کہ بچہ جب گروئنگ ایج میں ہو, جب جو پکنگ ایج ہوتی ہے اس کی اس میں ہو, اسی میں اس کو ساری چیزیں سب کچھ بتا دینا چاہیے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹ جو ہے اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ آپ نے نہیں کرنا. بالکل. بچے کو نا بی فرینڈ کرنا ہے, دوست ہونے چاہیے. جیسے ندرت نے کہا کہ جی ان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر ہوں, بس ان کو فالو کرائیں. اس میں لڑنے جھگڑنے ڈانٹنے فیئر کریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسا ہی ہے بالکل. دوست ہوگا ہی ول بی اے گڈ سٹیزن. ہمیشہ آپ پتہ ہے یہ جو نیچے جو ہم کہتے ہیں نا پرورش, بہت بڑا ورڈ ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو ایسے اسی لیے پرورش کرتے ہیں, اچھی پرورش کہ وہ ہیلدی سٹیزن بنے, ٹھیک ہے, وہ کوئی نیگیٹو چیزیں نہ کرے, وہ کوئی ٹاکسک پرسن ڈیولپ نہ ہو, کوئی دنیا کے لیے بربادی کا باعث نہ بنے. ایسا ہی ہے. کل وہ جو گھر میں وائلنس شروع ہوتا ہے, جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ گھر میں اگر پیرنٹس لڑتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی بچے پہ آتا ہے. اچھا جیوز کا کانسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے بچوں کی پرورش کا. بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے پرورش شروع ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. ان کا ایک کانسیپٹ ہے منو سلوا کا, ٹھیک ہے, منو سلوا آپ زیادہ بہتر جانتی ہوں گی. فوڈ ہے وہ کوئی آسمان سے آتا ہے, جنت کا فوڈ ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کو جو پریگننٹ ویمن ہے اس کو اچھا اچھا کھلاتے ہیں. ان کا جو فادر ہے اس کو رائم سناتا ہے, اچھی اچھی باتیں سناتا ہے. ان کا یہی ہے کہ جی ایمان ہے کہ بچہ پیٹ میں بھی سیکھتا ہے. کبھی اسٹریس کریٹ نہیں کرتے وائف کے لیے, کبھی اس سے لڑتے نہیں ہیں. اس کا امپیکٹ بچے پہ آتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی آپ ہیلدی رہے. پیرنٹس اگر ایشوز ہیں ڈفرینسز ہیں تو اکیلے میں سارٹ آؤٹ کریں, بچے پہ نہ کریں. بچہ ڈرا رہتا ہے, ہی کی ناٹ بی ہیلدی سٹیزن, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا جیوز کتنے مائنورٹی میں, دے آر رولنگ دی ورلڈ. کیا برینز ہیں ان کے, کیا یعنی آپ سوچ نہیں سکتے, ہم ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. بہت مائنورٹی میں, اٹس اے کلوز سوسائٹی. ریزن کیا ہے, واٹ جو ڈفرینس, جیسے آپ نے کہا کہ لڑنا نہیں چاہیے, ان کو ایز ہیلدی سٹیزن بناتے. ہمارے کئی پیرنٹس ہیں, ماں بھی پڑھی لکھی ہے, باپ بھی پڑھا لکھا ہے, بچے پہ توجہ نہیں دیتے. کیا ہوتا ہے جب اس کی شادی کراتے ہیں تو وہ گھر میں ڈومیسٹک وائلنس شروع کر دیتا ہے. کئی کیسز دیکھے ہم نے, ایون یہاں تک کہ وہ بیوی کو مار بھی دیتا ہے. اب ان کے پیرنٹس دیکھیں بڑے بڑے نام ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. عدم توجہ کی وجہ سے گھر میں جھگڑا, ابیوزو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی, وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے, وہ سب کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آپ نے بڑی اچھی بات کی. جیسے آپ نے بھی کہا تھا نا وہ ایج کے HIV ایج کے حوالے سے ڈر ہے, ایسے ہمیں بھی یہ ڈر ہوتا ہے. اگر آپ کا مطلب آپ کا بیٹا ہے اور اس کو کسی بھی قسم کا کوئی مینٹل پریشر ہے یا وہ کسی بھی ذہنی بیماری کا شکار ہے, تو دیر آر سو مینی ریہیبلیشن سینٹرز, آپ اس کو لے کر جائیے, بجائے اس کے کہ آپ کسی کی بچی کی زندگی برباد کر دیں. میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی کہ بھئی آپ ہمیشہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یار تو اس کا بیٹا بہت بگڑا ہوا ہے, اس کا چلو یار اس کی شادی کراتے سدھر جائے گا. ارے بھائی
मतलब क्या है, आप ये क्या एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं आप कि आप किसी लड़की को लेकर आ रहे हैं, अपना अपने जिस घर में उसका बचपन गुजरा, जिस घर में वो पैदा हुई है, अपना एक एनवायरनमेंट, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने पूरा एक हंसता बसता वो चीज़ें छोड़ के आपकी फैमिली में आती है, आपकी चीज़ों को अडॉप्ट करती है, आपके कल्चर को अडॉप्ट करती है, आपकी फैमिली के लोगों को समझती है कि अच्छा मेरी सास का बिहेवियर ऐसा है, मेरी जो सिस्टर इन लॉज का बिहेवियर ऐसा है, मेरा जो ब्रदर इन लॉज का बिहेवियर ऐसा है। इवन तो फिर सबसे बड़ा जो मौका आता है वो आता है कि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर ऐसा है। कुछ जो हस्बैंड होते हैं ना वो सासों का ही काम कर रहे होते हैं। ये तो मैंने बोलते ही यहाँ देखा। लेकिन अच्छा ऐसा क्यों आपने ऐसे क्यों किया आपने? क्योंकि अक्सर मर्द जो है ना यही काम कर रहे होते हैं, और अक्सर ख़वातीन को बोलते हुए सुना होगा आपने, संडे वाले दिन वो यही कहते हैं कि घर में बैठा मर्द सास से कम नहीं है। अक्सर लोग यही बोल रहे होते हैं, और वाकई अब काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ गई है तो वो चिक चिक नहीं कर रहे होते, लेकिन अक्सर मर्द जो है वो बोल ही रहे होते, सास से तो ज़्यादा ही बोल रहे होते घर के अंदर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अभी टॉन्टिंग बहुत कर रहे होते। टॉन्टिंग, हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन कई ऐसे अच्छे मर्द हजरात भी हैं जो अपनी बेगमात की हेल्प भी करते हैं, लेकिन उन पे भी टॉन्टिंग की जाती है। हाँ ये उनको हफ्ते में एक दिन मिल जाता है। ये बड़ा फैक्ट है। हम बड़े ऐसे माशरे में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली सर ने भी काफ़ी सारी बातों में बोला कि अनफॉर्चुनेटली हमें बोलना पड़ता है क्या भाई हम हैं। हमारा माशरा ऐसा हो गया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी की खिदमत कर रहा है या कोई मर्द अपनी बीवी का ख्याल रख रहा है तो हम फौरन बोल देते हैं यार ये तो बीवी का गुलाम है। भाई आप अच्छा, और वही अगर आपका दामाद आपकी बेटी का ख्याल रख रहा होगा तो आप बोलेंगे मेरा दामाद कितना अच्छा है। यही बात है। डबल स्टैंडर्ड्स। डबल स्टैंडर्ड्स है ना। जो आप अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं ना वही आप अपनी बहू के लिए भी सोचें। और जो बहुएं देख रही हैं, भाई मैं पैरेलल बात करती हूँ, जो आप अपनी माँ के लिए सोचती हैं वही आप अपनी सास के लिए भी सोचें। अगर आप बेटी बन के दिखाएंगी तो आपकी सास माँ बन सकती है, और अगर सास माँ बन के दिखाएगी तो ही आपकी बहू जो है वो बेटी बन सकती है। मैंने थोड़ा घरेलू टॉपिक छेड़ दिया है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मतलब जो भी बात दिल में आती कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों में जाए। नहीं, आपका सेशन जा रहा है पॉजिटिव वाइब्स की तरफ। मॉर्निंग है बिल्कुल, तो दिन का आगाज अच्छा हो, और बहुत स्ट्रांग मैसेजेस दे रही है आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। बस कोशिश कर लेते हैं हम थोड़ी सी कुछ मतलब वाकई सामने की चीज़ें देखी हैं लोगों पे गुजरते हुए, और कुछ मेरे फैंस बहुत सारे ऐसे कनेक्टेड हैं जो अक्सर अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं। और ये भी यार एक बड़ी बात है, इससे आप लोग बड़ा कनेक्ट करते होंगे, सर भी कनेक्ट करते होंगे, क्योंकि सर के पास भी लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होते हैं। आप लोगों के पास भी आके लोग अपनी कोई लेडी बता रही होगी यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये है। मतलब कैसा लगता है माशरे में ये सारी चीज़ें देख के, और फिर क्या सोच होती है अजमत की किसको किस तरह से कवर किया? उनकी स्टोरी सुन के कहीं ना कहीं हमें अपनी स्टोरी लग रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन हो ही रहा होता है। अभी कल ही मेरी एक लेडी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा अजमत कुकिंग कंपटीशन का टाइम ऐसा रखना, मुझे एक्चुअली जो है ना कोर्ट में जाना है, मेरा डाइवोर्स हो गया है, मुझे सामान वगैरह लेना है। तो वो जिस तरीके से कह रही थी ना, मैंने उनसे कहा कि बहन हम भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो परेशान नहीं हो, थोड़ा सा वक्त होता है जो बुरा होता है लेकिन गुजर जाता है। लेकिन ये वक्त अपने बच्चों पे जाहिर ना करो, क्योंकि आप इस तरीके से फील करेंगी कि मुझे यहाँ जाना है, वो लोग मुझे तंग कर रहे हैं। नहीं, बच्चों पे जाहिर ही नहीं करो कुछ भी, क्योंकि बच्चों का बचपन एक बार बिगड़ जाता है ना तो फिर वो संवरता नहीं, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता। तो जो भी स्टोरीज आती हैं हमारे पास तो हमें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि इस चीज़ से हम गुजर चुके हैं। तो इसलिए हम उन्हें यही कह रहे होते हैं कि अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल ऐसा, बच्चे ही हमारा आगे आने वाला माशरा है, उनको हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। सर आपसे अगर अवाम नास में से कोई लोग या हमारे मीडिया के फैकल्टी के लोग मतलब कांटेक्ट करना चाहें बेसिकली इदारे से अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए, तो वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, हमारे ऑनलाइन वेब भी है, वेब पेज भी है, ऐप्स भी हैं, ठीक है, उस पर आकर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी फील्ड डायरेक्टरेट्स भी हैं, ठीक है, तो हमारे ऑफिस भी दे कैन कम ओवर, हमारे जो फील्ड डायरेक्टरेट्स हैं वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बड़ा आसान बनाया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, टेलीफोन्स आर देयर, तो आवर टीम्स विल बी हेल्पिंग आउट देम, और वो आसानी से हो जाता है। कितना प्रोसीजर होता है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है? इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स। दैट्स ग्रेट। 10 मिनट्स। इवन जो इनका पेमेंट का मैकेनिज्म भी है वो हमारी इस जितनी भी बैंक्स हैं वहाँ पे पोर्टल्स में एक्सेस दिया हुआ है, सोशल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क का, वहाँ भी एक्सेस करके विद इन मिनट्स आप पेमेंट कर सकते हैं। इट्स ऑल पेपरलेस, हैसल फ्री, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात। आवर टीम विल ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट यू। एक इसमें हम जब रजिस्टर कर देते हैं तो एक बेनज़ीर मजदूर कार्ड इशू करते हैं। सही, ये नादरा से, जैसे हमारा CNIC है वो प्रिंट भी नादरा करता है। ठीक है, ठीक है, उसके गिर्द अजरक की पट्टी है, उसमें एक चिप बना होता है, चिप में पूरी फैमिली का डेटा है। सही, वो जब हम चिप रीडर पे डालते हैं उनकी फैमिली का डेटा आता है। दैट गारंटीज, वो आपका जामिन है आपकी सेहत का,
बाकी जितने माली फ़वाइद हमसे, बेनज़ीर मज़दूर कार्ड होगा तो इट्स अनस्टॉपेबल, आपको हर चीज़ पे इजी एक्सेस होगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये बड़ा पॉजिटिव है और अच्छी बात है कि आवाम के लिए इतनी आसानी कर दी गई है। और मैं समझती हूँ हमेशा हम ऑर्गेनाइजेशंस को, इदारों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि कोई काम नहीं करा। देखिए काम हो रहा है, आपने स्टेप फॉरवर्ड करना है, आपने जो है वो कदम बढ़ाना है और आपने खुद बहैसियत कौम, बहैसियत फ़र्द अपना जो है वो काम करना है। अजमत, मैं चाहूँगी बिल्कुल एंड नोट पर हैं हम अपने प्रोग्राम के, एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो कुछ होते हैं ना अपने माँ बाप से होते हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ अपने माँ बाप की हिम्मत से हूँ। अगर मेरे माँ बाप ना हो तो आज मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा। और मुझे सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी पापा, मेरी बड़ी आपी, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और मैं अपनी टीम की एक बच्ची का नाम भूल गई, माहिरा तालिब, जो हमारा सोशल मीडिया रन करती है। तो बस यही कहूँगी कि मुखलिस रहें। क्या बात, क्या बात, किसी के साथ भी रहे, मुखलिस रहे, ये दो फेसेस ना रखें। ज़बरदस्त। सैरिश प्लीज़, क्या मैं ये मैसेज है? कहूँगी कि अपने घर वालों को सपोर्ट करें, और अगर कोई काम कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले घर वाले सपोर्ट करें। और मुझे मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, शुरू से लेके अब तक मेरे घर वाले मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई, मेरी अम्मी, मेरी बहनें। और यही, और अभी भी लाइव जो है वो मेरे पापा देख रहे होंगे, मेरी मम्मा देख रही होंगी। क्या बात है, जबरदस्त। एंड थैंक यू सो मच, आप दोनों का बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। मेरी और आपकी मुलाकात में 2 दिन का गैप आ रहा है, सैटरडे संडे हम नहीं होंगे साथ, लेकिन मंडे से इंशाल्लाह ये सिलसिला फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो 2 दिन के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया है। अपना भी ख्याल रखें, बच्चों की हेल्थ का भी ख्याल रखें, अपनी खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखें। सर्दी मजीद ऐसा प्रोडिक्शन दी जा रही है कि बढ़ने वाली है, तो सर्दी के मौसम में कोशिश करें बाहर निकलें, अपने आप को कवर अप करके निकलें। जिंदगी रही। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा होगी मेरी और आपकी मुलाकात, सेम टाइमिंग्स मॉर्निंग 10 to 12 होंगे हम लाइव। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।